चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी खराब हालत में चैन से बंधा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है, लू यंग स्वॉर्ड हाउस के सबसे बड़े बेटे को मैं ग्रीट करता हूँ। जहाँ पर हमारे एमसी की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा ही खराब होती है। वह कुछ बोलने का तो ट्राई करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी वह अनजान पर्सन कहता है, ओ माई, यहाँ पर चिल्लाने के लिए इतना फोर्स लगाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारी जीभ को तो उन बंदों के द्वारा बाहर निकाल लिया गया था और वह दृश्य सच में इतना अच्छा नहीं था। मैं तुम्हारी इनर वॉइस को सुनने के कैपेबल हूँ। हमारा एमसी भी जैसे तैसे करके कहने की ट्राई करता है और कहता है, कौन कौन हो तुम, मैं देख नहीं सकता। तभी वह पर्सन जो कि एक डेविल होता है वह कहता है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी वे आंखें जो कि पहले पूरी तरीके से अनंत ज्ञान से भरी हुई थी, उन्हें एक लाल लोहे के सरिये से बाहर निकाल लिया गया था। और इतना ही नहीं, तुम्हारे वे प्यारे हाथ जिन्होंने आज तक लेबर का काम नहीं किया, तुम्हारी वे टांगे जो कि बगीचे के बाहर कभी नहीं चली थी, उन सभी चीजों को टुकड़ों में बदल दिया गया। एमसी भी कहता है, लगता है मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है। आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आखिर मेरी हालत इस तरीके से कैसे हो गई। सच में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ही टॉर्चर किया गया था और देखा जाए तो तुम्हें यहाँ लाए हुए भी काफी लंबा टाइम बीत चुका है। हमारा एमसी भी उससे पूछता है कि मेरी फैमिली का क्या हुआ, जिसकी इस बात को सुनकर तो वह डेविल भी हंसते हुए कहता है, सच में एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा अपनी ही दुखों के बारे में सिर्फ सोचता रहता था, अचानक अपने फैमिली के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा चुका है। जिस बात को सुनकर वह पर्सन भी चौंक जाता है और वह डेविल कहता है, एक बार इसके बारे में फिर से सोचो, उन चीजों के बारे में जो तुमने खो दी हैं। तुम्हारे क्लैन का हो चुका है पतन। सभी लोगों में से तुम इस प्राइस को जानते हो, अपने फैमिली के खोने के प्राइस को। तुम्हारी बड़ी बहन को उसके हस्बैंड के द्वारा तब तक पीता गया जब तक कि वह खत्म नहीं हो गई, क्योंकि वह भी ऐसे गिरते हुए क्लैन से नाता नहीं रखना चाहता था। तुम्हारी सेकंड सिस्टर जो कि एक स्वॉर्डमैन थी, जब तुम्हारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके भी डेंटियन खत्म हो गई और एक बैंडेट के ग्रुप के द्वारा उसके साथ काफी बुरा सलूक किया गया। एमसी भी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली के पास तो मेरे काफी अच्छे अच्छे छोटे भाई थे और काफी खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट भी थे। डेविल भी कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता, जब घर का सबसे बड़ा बेटा दूसरी फैमिली में चला गया शादी करने के लिए, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे छोटे भाइयों ने फैमिली की पोजीशन को पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर लिया और तुम उस टाइम पर तुम किताबों में पूरी तरीके से गड़े हुए थे। क्या तुम उस टाइम पर सच में इतनी ऑब्वियस चीज को देखना भूल गए। एमसी भी कहता है, आई स्वेयर मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता चल सकता है। डेविल भी कहता है, क्या एक मामूली इंसान। सच में कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, जब तुम छोटी सी उम्र में यानी कि 4 साल के थे तब तुमने अपनी माँ की मेडिसिनल हर्ब्स की ग्रंथों को ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा ही मदद की थी और उनको 25 ग्रंथों में ऑर्गेनाइज किया। और जब तुम 5 साल के हुए तो तुमने एक नए फार्मिंग मेथड के लिए एक नई याचिका दायर की एम्परर को लिए। और जब तुम 6 साल के हुए तो तुमने हेवन से आते हुए सिग्नल्स को देखकर बताया कि ये काफी खतरनाक भुखमरी आने वाली है, और इसे बताने के बाद तुमने हजारों लोगों की जान बचाई। दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाए तो क्या तुम अब भी अपने आप को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कहते हो? और क्या तुम्हें अब याद आया? एमसी भी मन में कहता है, हाँ ये सही है कि मुझे सारी ही चीजें पता हैं, हर एक छोटी से छोटी डिटेल। मैं हेवनली किलिंग स्टार के फेथ के नीचे जन्मा था। अगर मैंने अपने आप को वर्ल्ड के अफेयर्स में इन्वॉल्व किया होता तो पता नहीं मेरी वजह से ना जाने कितना खून बहता। डेविल कहता है, क्या तुम्हें अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया? तुम्हारे आसपास का हर पर्सन मारा जा चुका है और तुम्हारा यह भाग्य पहले ही बिगड़ चुका है। एमसी भी कहता है, मैं देख सकता हूँ कि मैं भाग्य की उन बेड़ियों से नहीं बच सका, तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है सारी ही चीजों को हेवन के ऊपर छोड़ने के सिवाय। ऐसा कहा जाता है कि हेवन का वह जाल सच में काफी बड़ा और काफी ढीला है, फिर भी इससे कोई भी चीज नहीं बचती है। यहाँ तक कि अगर मैंने कोई भी कदम नहीं बढ़ाया तो उन कमीने लोगों को सजा जरूर मिलेगी हेवन के उस कर्मा के अकॉर्डिंग। तभी वह डेविल कहता है, कितने मूर्ख हो तुम, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हेवन तुम जैसे मामूली ह्यूमंस की परवाह करता है? अगर तुम सच में कर्मा चाहते ही हो तो चलो मुझे तुमको एक पुरानी फेरी टेल को सुनाने दो। काफी लंबे टाइम पहले वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि कर्मा के नियमों पर विश्वास करते थे और एनलाइटमेंट पाने के लिए अपने आप को भी झोंक देते थे। वे सोचते थे कि जैसा वे लोग
लोग काम करेंगे उनके बुरे कामों के बदले में हेवन में उनको सजा जरूर से मिलेगी। लेकिन बुरे लोग जिन्होंने बुरे काम किए उन्होंने पूरी लाइफ को लग्जरी के बीच में गुजारा और शांति की मौत मरे। लेकिन उन धर्म ग्रंथ वाले सच्चे लोगों को शोषण किया गया उनका, और उनको इतना फोर्स किया गया ताकि वे अपनी नेचुरल डेथ से पहले ही काफी टाइम पहले ही मारे गए। चाहे अच्छा हो या बुरा, सारे ही लोग टाइम आने पर एक मुट्ठी भर धूल में बदल गए। तो फिर अब भी तुम कर्मा पर ऊपर भरोसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इस निर्दयी इल्यूजन के नीचे सिर्फ यही सच रह जाता है कि हेवन और अर्थ किसी भी चीज में पार्शियलिटी नहीं दिखाते हैं। तो अंत में सही जजमेंट जैसी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। हमारा एमसीयू सारी चीजों को समझते हुए कहता है डिवाइन पनिशमेंट, जजमेंट, ये सारी चीजें सिर्फ एक फिक्शन है जिनको ऐसे लोगों द्वारा क्रिएट किया गया जिनके पास कोई भी होप नहीं थी और वे अपनी लाइफ को बिना किसी होप के साथ जी रहे थे। तभी डेविल कहता है क्या तुम पावर चाहते हो? एमसी भी हाँ करता है। डेविल कहता है क्या तुम सारी चीजों को बदलना और सभी लोगों को बचाना चाहते हो? इस पर भी हमारा एमसी हाँ डेविल आगे कहता है क्या तब भी जब इसका प्राइज हो तुम्हारी सोल का अनंत टाइम तक सफर करना और कहीं ना जा पाना? एमसी भी कहता है हाँ मैं इस चांस को लेना चाहूंगा और उस पावर को पाना चाहूंगा। जितनी भी एबिलिटीज मुझे दी जाएंगी मैं उन सभी को मोबिलाइज करूंगा, मैं उन सभी कमीने की भाग्यों को बदल दूंगा। डेविल भी कहता है हाँ यही तो तुम्हारा असली चेहरा है जिसे मैं अब देख पा रहा हूँ। मैं नहीं, हम सभी लोग तुम्हें एक चांस देंगे, तुम्हें सारी पावर्स देंगे। और ऐसा कहते के साथ उसके अंदर पावर आने लगती है जहाँ पर हमारा एमसी भी उन पावर्स को फील कर पा रहा होता है। और डेविल कहता है तो चलो अपनी आंखों को खोलो और मेरी तरफ देखो। जहाँ पर हमारे एमसी की जितनी भी सारी जंजीरें होती हैं वे टूट चुकी होती हैं और हमारे एमसी के कटे हुए पाँव भी फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। डेविल आगे कहता है ये जो स्क्रिप्चर है उसे एक ऐसे पर्सन की स्किन से वॉन्ड किया गया है जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को कर्स किया था, और इसे ऐसे पर्सन की ब्लड से लिखा गया है जिसने पूरे हेवन को कर्स किया था, और इसे अर्थ को कर्स करने वाले पर्सन की आंतड़ियों से सिला गया है। चाहे हमारी इच्छाएं अलग क्यों ना हो लेकिन हमारा रास्ता एक है। हमारे साथ पैक्ट बनाने से हम तुमको दूसरा चांस देंगे। एमसी भी कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इस चांस को लेता हूँ। तभी अचानक से काफी खतरनाक पावर निकलने लगती है और डेविल कहता है ओह भाग्यशाली। इस स्क्रिप्चर का नाम है द सूत्रा ऑफ वेनिसिंग डार्कनेस एंड लैंडिंग हेवन। यह एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो कि सारी बुराइयों को निगल लेता है। क्या तुम उन बुरे लोगों को पनिश करना चाहते हो और उस राइटनेस की सोर्ड को नीचे लाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो सभी लोगों को बचाना और सारी चीजों को ठीक करना? तुम्हारे उस ज्ञान से और हमारे इस पावर से यह सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैं तुमको दूंगा एक और नया चांस। अब से तुम डार्कनेस को ग्रहण करोगे और शैडोज से जजमेंट की स्वॉर्ड को लेकर आओगे, और डार्कनेस के रूलर बनने के बाद इस वर्ल्ड में कर्मा को जज करोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लू योंग स्वॉर्ड हाउस के बैंकॉक पवेलियन का सीन, जहाँ पर काफी जोर की ही रोशनी चमक रही होती है। और सही मायनों में कहा जाए तो यह सबसे बड़े यंग मास्टर का क्वार्टर भी है, जहाँ पर हमारा एमसी लेटा हुआ होता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और हाँफता हुआ डरता हुआ आंखें को खोलता है और खड़ा हो जाता है। इस टाइम पर वह घबराहट के मारे काफी जोर से हाँफ रहा होता है, लेकिन तभी वह कुछ रियलाइज करता है। उसके पास रखी होती हैं काफी सारी किताबें, काफी सारा सामान, और वह कहता है क्या यह जगह तो वोंगेक पवेलियन का मेरा रूम है। उन्होंने कहा था कि वे मुझको एक और चांस देंगे, तो क्या इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली मुझे पास्ट में भेज दिया है? उन्होंने मुझे फरवरी के महीने में भेजा है जहाँ पर मैं 17 साल का हो चुका था, और यही वह टाइम था जिस टाइम के बाद वह ट्रेजेडी होना शुरू हुई थी। तभी उसे अपने कमरे के बाहर से दो नौकरों के बात करने की आवाज सुनाई देती है, जिनमें से एक नौकर कहता है क्या यंग मास्टर जाग चुके होंगे? तभी दूसरा भी कहता है ओ भगवान, मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि लू योंग परिवार, जिसे सेंट्रल प्लेन्स में सबसे महान परिवार माना जाता है, उसका सबसे बड़ा बेटा इतनी बेकार स्टेट में है। वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वह जैसे ही जगेगा वैसे ही वह किसी और किताब को पढ़ने के लिए लग जाएगा। वह सच में काफी ज्यादा ही बुरा है, यहाँ तक कि लोग उसे स्वॉर्डलेस वन वीक कहते हैं। ये काफी ज्यादा ही पैथेटिक है। फिर भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे रूमर्स फैलते हैं कि वह पुराने टाइम में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था। दूसरा भी कहता है मैं शर्त लगाता हूँ वह सिर्फ रूमर्स ही होंगे और कुछ नहीं। हमारा एमसी मन में सोचता है इस स्वॉर्ड हाउस की साउंड प्रूफिंग टेक्निक, जिसे सेंट्रल प्लेन्स में सबसे ज्यादा महान बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने कमरे के बाहर से आ रही आवाजों को काफी आसानी से सुन पा रहा हूँ। रुको, यह सिर्फ मेरी सुनने की ताकत नहीं है। जहाँ पर वह अपने हाथ को नोटिस करता है, अलग ही डार्क माना सा छा रहा होता है उसके हाथ पर, और सोचता है
मेरा स्टेमिना, मसल, सारी ही चीजें काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरे पांचों सेंसेस भी, मेरी सारी ही फिजिकल एबिलिटीज काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो चुकी हैं। क्या सच में यही है उस स्क्रिप्चर की पावर? फिर भी चाहे कुछ भी हो, यह अपीयरेंस तो डिमोनिक एनर्जी के साथ किलिंग इंटेंट को सोख रही है और मेरी हड्डियों में समा रही है। क्या यह डेमोनिक ह्यूमन नहीं है? रुको, नहीं, मैं इस चेहरे के साथ तो बाहर नहीं जा सकता। पहले मुझे अपने बाहों को सही करना होगा और मुझे अपने चेहरे पर और भी ज्यादा ह्यूमन एक्सप्रेशन लाने होंगे। लेकिन आखिर एक ह्यूमन होने का क्या मतलब है? इस पॉइंट पर यह क्वेश्चन एकदम मीनिंगलेस है। इस केस में तो हाँ, फाइनली अब मेरा चेहरा थोड़ा डिसेंट सा तो लग रहा है। तो क्या अब हमें शुरू करना चाहिए? फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि अपने रूम के गेट को खोलते हुए बाहर जाने लगता है और बाहर की ताजी हवा को महसूस करने लगता है। अपनी सनलाइट को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा होता है। नौकर भी उन्हें देखने लगते हैं और दोनों ही सर्वेंट्स उन्हें ग्रीट भी करते हैं। लेकिन हमारा एमसी तो उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। मन में सोचता है यह सनलाइट वे सर्वेंट उनके इसे अजीब बिहेवियर को देखते हुए कहते हैं, क्या यंग मास्टर को क्या हुआ आज? दूसरा भी कहता है, अब ऐसा तो नहीं है कि यंग मास्टर नॉर्मल पर्सन हो, वे अक्सर ऐसी अजीब एक्टिंग करते रहते हैं, लेकिन अब ये सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? एमसी अपने मन में सोचता है, कितना टेरिबल है। इसने तो मुझे उन ठंडी अंधेरी रातों और अंधेरी दिनों की उस ठंडक को भी बुला दिया है। कितना वार्म है ये सनलाइट। तभी हमारा एमसी उस सर्वेंट से कहता है, तुम वहाँ मेरे अंडर आने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाओ। जिस बात को सुनकर वे सर्वेंट भी चौंक जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सारे ही सर्वेंट्स को जो कि वहाँ पर समन हो चुके होते हैं और भाई ये सारे सर्वेंट्स सिर्फ हमारे एमसी की सेवा के लिए हैं। तभी एक सर्वेंट उबासी लेते हुए कहता है, आखिर कितनी अच्छी नींद आ रही थी, ये यंग मास्टर ने हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया? दूसरा भी कहता है, हाँ, यंग मास्टर की स्टेट सच में कितनी बेकार है। आखिरकार हमारे इस लुयोंग स्वॉर्ड हाउस का होगा तो होगा क्या? तभी पहला वाला भी कहता है, रुको, पहले तो उसने हमें यहाँ पर बुलाया और अब वह इतना शांत क्यों खड़ा हुआ है? क्या वह दोस्त जमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह यंग मास्टर है? तभी हमारा एमसी कहता है, क्या सभी यहाँ पहुँच गए? और काफी ठंडे निगाहों के साथ उनकी तरफ देखने लगता है। कहता है, इसी पल से तुम सभी को इस पवेलियन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी बात को सुनकर उन सारे ही लोगों की सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वे कहते हैं, माफ करना, आखिर आपका मतलब क्या है? एमसी कहता है, अभी सारे लोग चीफ स्टीवर्ड के ऑफिस में जाओ और अपने आप को रिजाइन करवा लो वहाँ से। सर्वेंट्स भी चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर आप हमको इस तरीके से यहाँ से बाहर निकाल दोगे अचानक से, तो हम वहाँ बाहर जाकर क्या करेंगे? हम इस बेकार की कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आखिर हम जाकर स्टीवर्ड के ऑफिस में जाकर इन सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सारे ही लोग तो हमें बुरा समझेंगे। ये सच में काफी ज्यादा ही रिडिकुलस है। हम आपकी कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एमसी मन में सोचता है, सच में मैं पिछले टाइम पर कितना ही ज्यादा मूर्ख था। मैंने सोचा था कि अगर मैं सभी को दया दिखाऊंगा तो वे लोग भी आगे चलकर सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। चाहे वे तुरंत के तुरंत ना करें, लेकिन आगे चलकर तो करेंगे ही। मैंने सोचा था जैसे ही मैं उनसे ऐसा करने के लिए कहूंगा वे अपनी सिंसियरिटी को दिखाएंगे। नहीं, मैंने इस बात पर विश्वास करना चाहा था। और इसकी ऐसी डेविलिश स्माइल को देखकर सारे ही नौकर चौंक जाते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हे तुम। सर्वेंट भी कहता है, हाँ यंग मास्टर बोले। एमसी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ? वह बंदा कहता है, आप तो लुयोंग स्वॉर्ड हाउस के सबसे बड़े यंग मास्टर हो। एमसी भी कहता है, हाँ, मैं हूँ योन सो यून, इस फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर। तो क्या तुम इस फैमिली के सबसे बड़े यंग मास्टर के आदेश की अवज्ञा करने की कोशिश कर रहे हो? और क्या तुम यह क्लेम कर रहे हो कि तुम इस फैमिली के मास्टर हो? जिस बात को सुनकर वह सर्वेंट भी काफी ज्यादा डर जाता है। वह मन में सोचता है, क्या अवज्ञा? अगर कोई सबऑर्डिनेट अवज्ञा करने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है, नहीं तो कम से कम उसके हाथ या पाँव को तो काट ही दिया जाता है। और इस बात को सोचते हुए उसके पाँव भी लड़खड़ा रहे होते हैं और वह वहीं घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मास्टर, हमें छोड़ दें। वहाँ पर दूसरे सर्वेंट के भी पसीने छूट चुके होते हैं। वह भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसके साथ वह भी वहीं पर बैठ जाता है। और सारे लोग कहने लगते हैं, हमें अपने बच्चों, बीवी बच्चों को खाना खिलाना है, हम आपकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? प्लीज यंग मास्टर थोड़ा तो रहम दिखाएं। फिर हमारा एमसी उन्हें शांत करते हुए कहता है, और सारे सर्वेंट्स वहाँ झुक जाते हैं। हमारा एमसी मन में सोचता है, क्या यह सारी चीजें सच में इतनी इजी थी? और इसी के साथ मैंने यहाँ से अननेसेसरी आंखों को भी क्लियर कर दिया। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, यह मेरा ही फॉल्ट है कि मैंने तुमको इतना अनडिसिप्लिन्ड बना दिया। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे इन कामों की अकाउंटेबिलिटी तुम ले सकते हो। तो फिर अपने सामान को पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सर्वेंट भी कहता है,
थैंक यू यंग मास्टर, दया दिखाने के लिए। एमसी कहता है तो अब सीधा चीफ स्टुअर्ड के ऑफिस में जाओ। नहीं, उनसे यह कहना कि वे किसी एक ऐसे पर्सन को भेजें जो कि मुझे सर्व करे और मुझे अटेंड करे। वे सारे सर्वेंट्स उस यंग मास्टर के ऑर्डर को लेते के साथ वहां से भाग जाते हैं, जहां पर हमारा एमसी आसमान की तरफ सूरज को देखते हुए कहता है, यह सनलाइट सच में कितनी ज्यादा वार्म है, फिर भी मैं सन को नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर वही शब्द गूंजने लगते हैं, अब से तुम डार्कनेस में सांस लोगे, जजमेंट की स्वॉर्ड को नीचे लाओगे और दुनिया के कर्मा को पनिश करोगे और तुम बनोगे डार्कनेस के वनरेबल। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के पास आते हुए कहता है, मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है जो कि मुझे आपको रिपोर्ट करना है। सबसे बड़ी यंग मास्टर ने जितने भी हमारे आंख और कान थे वहाँ वेंगॉक पवेलियन में उन सभी को क्लियर कर दिया है। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद वह सर्वेंट तो पीछे हट जाता है, लेकिन उसका मास्टर खड़े होते हुए कहता है, वह वर्थलेस कीड़ा, आखिर उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। अब भाई ये कौन है, इसको तो दिखाई नहीं गया, लेकिन आगे के चैप्टर्स में शायद दिखाया जाए। फिर हमें लुयोंग हाउस के चीफ स्टुअर्ड का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टुअर्ड अपने मन में सोच रहा होता है, तो क्या सच में वह दिन आ गया। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से तो जरूर होगा, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसे 10 सालों से पूरी दुनिया के किसी भी अफेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से सारे सर्वेंट्स को अपने महल से निकाल दिया। तो हाँ भाई, ये होता है चीफ स्टुअर्ड। वह मन में सोचता है, मैं अभी भी नहीं भूल सकता वह दृश्य जब उसने अपने हाथ में स्वॉर्ड को पकड़कर वह स्टेंस लिया था। अगले पल हमारे एमसी ने काफी खतरनाक अटैक करके दिखाया होता है उनको, जिसे देखकर तो चीफ स्टुअर्ड भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, यह तो एक ऐसा फॉर्म है जिसे कोई पर्सन सिर्फ प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंचने के बाद ही अचीव कर सकता है। और उसके भी पसीने छूट चुके होते हैं उस टाइम पर तो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वह सोच रहा होता है, अंत में सेफली ऑब्जर्व करने का टाइम जा चुका है। तभी डोर के बाहर से कोई कहता है, मैं जीऊंगा। चीफ स्टुअर्ड को ग्रीटिंग करती हूँ। स्टुअर्ड भी कहता है, तो क्यों, तो तुम आ गई जीऊंगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे अर्जेंट मैटर पर डिस्कशन करनी है। यस सर। और वह ऐसा कहकर उसके पास जाने लगती है। स्टुअर्ड आगे कहता है, मैंने तुमको अब तक काफी ज्यादा ही हाई वैल्यू दी है और तुम्हारे यंग मास्टर के तौर पर चुनने के लिए भी सारी चीजों में काफी ज्यादा ही केयरफुल रहा हूँ, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वह टाइम आ चुका है जब से इस लंबे डिले होने वाले मैटर को सेटल करने का टाइम आ चुका है। मैं तुमको सारी ही चीजों को तो नहीं बता सकता, लेकिन इस स्वॉर्ड हाउस का सक्सेसर बनने का जो आगे का सीन है वह सच में काफी खतरनाक तरीके से चेंज होने वाला है और इस घराने का सबसे बड़ा बेटा जरूर से ही इस चीज का सेंटर रहेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम वेंगॉक पवेलियन की तरफ जाओगी। वह लड़की पहले तो थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर कहती है, यह लड़की चीफ स्टुअर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करेगी और आप मेरी इन आंखों के साथ सिचुएशन को किसी और से भी काफी तेजी से जज कर पाओगे, चाहे वे यंग मास्टर के कोई हिडन इंटेंशन ही क्यों ना हो। और ये होती है जियोंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सबसे बड़ी यंग मास्टर का रेजिडेंस दिखाया जाता है। वह लड़की मन में सोचती है, तो क्या यही है वह सबसे बड़े यंग मास्टर का रेजिडेंस, वेंगॉक पवेलियन। मैंने सुना तो था कि यह सच में काफी ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने पर पता चल रहा है कि यह तो जितना सुना था उससे भी काफी ज्यादा ही बड़ा है। जहाँ पर पास्ट में स्टुअर्ड ने भी उससे कहा था कि जंगा, अगर तुम्हें किसी फैमिली के पावर का अंदाजा लगाना है तो तुम्हें उसके मेन गेट को देखना होगा, जिससे तुम अंदाजा लगा सकती हो। जंगा मन में सोचती है, अभी भी चाहे एल्डेस्ट यंग मास्टर सेकुलेशन में ही क्यों ना हो, यह है। तभी एक गार्ड उस लड़की को देखते हुए कहता है, वहाँ कौन है। वह लड़की कहती है, मुझे चीफ स्टुअर्ड द्वारा भेजा गया है यंग मास्टर को अटेंड करने के लिए। वह लड़की मन में सोचती है उन्हें गार्ड्स को देखते हुए, ये सो कॉल्ड कही जाने वाले गार्ड्स सच में क्या यहाँ पर सो रहे थे। लेकिन रुको, ये कोई सिंपल गार्ड्स तो नहीं है, ये एक्सपर्ट लग रहे हैं। चाहे कोई बड़े यंग मास्टर की कितनी भी डिसरेस्पेक्ट क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी वे इस हाउस की सबसे बड़े यंग मास्टर हैं। ये बात तो सेंस ही नहीं बनाती कि नॉर्मल गार्ड्स उनकी प्रोटेक्शन करें। वह लड़की आगे कहती है, मैं हूँ अटेंडेंट जियोंगा, ये देख लीजिए, ये है चीफ स्टुअर्ड द्वारा भेजा गया ऑर्डर। तभी एक गार्ड कहता है, अरे इसे जाने दो। वह लड़की भी मन में सोचती है, क्या अगर वे कोई एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, फिर भी उन्होंने मुझे तो चेक भी नहीं किया। जहाँ पर वे गार्ड्स उस गेट को खोलने लगते हैं, लेकिन जब वह लड़की उस गेट से अंदर का नजारा देखती है तो वह देखती है काफी ब्यूटीफुल सी सीनरी। तभी गार्ड कहता है, ओ रुको, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, चाहे कुछ भी हो जाए जंगल के रास्ते से भटक मत जाना। उसकी बात को सुनकर वह थोड़ी देर के लिए डर जाती है, लेकिन फिर वह अंदर आती है और सोचती है, यह कोई नॉर्मल जंगल का रास्ता तो नहीं लगता।
यहाँ पर तो एक हाई डेंसिटी की फॉर्मेशन है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरे पास गोल्डन आइज नहीं होती तो आखिर किसे भी पता क्या हो जाता। ये वोंगेक पवेलियन की जो ट्रीज है, नहीं ये पूरा ही फॉरेस्ट एक अलग ही फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इस फॉर्मेशन को देखने से ऐसा लगता है कि मैं एक कीड़े की तरह मसल दी जाऊंगी यहाँ पर। तभी वहाँ पर कोई कहता है, ओह चाहे मैं इस लड़की को कितना भी देख लूं, यह मुझे एक ऑर्डिनरी लड़की लगती है जिसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। इसके पास इससे ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम। तो फिर आखिरकार कैसे यह वोंगेक पवेलियन के वेरियर को देख पा रही है। वह लड़की भी थोड़ा प्रेजेंस को महसूस करते हुए चौंक जाती है और जैसे उस तरफ देखने की कोशिश करती है जिस तरफ से हमारा एमसी आ रहा होता है। एमसी कहता है, आखिरकार तुम मुझे कैसे देख पा रही हो, तुम थोड़ी अजीब हो। लेकिन वह लड़की जैसे ही हमारे एमसी की तरफ देखती है, वह देखती है चारों तरफ होता है अंधेरा ही अंधेरा, जहाँ पर उसे दिखाई देती है एक छोटी सी लाइट और अचानक से एक डरावना सा चेहरा। अचानक इस चीज को देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके पाँव के नीचे से उंगलियां निकलने लगती हैं और तभी अचानक काफी सारे हाथ उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगते हैं। वह चिल्ला रही होती है बचाने के लिए, काफी सारे हाथों ने उसे पकड़ रखा होता है। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, उसका सिर्फ हाथ ही ऊपर होता है। लेकिन तभी कोई उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये होता है हमारा एमसी। एमसी अपने मन में सोचता है, चीफ स्टुअर्ड ने सच में एक इंटरेस्टिंग लड़की को मेरे पास भेजा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उस लड़की को एक कमरे में बेड पर सोता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वह जगती है तो वह देखती है कि अलग ही जगह को। वह कहती है, क्या कहाँ पर हूँ मैं? यह रूम सच में काफी नॉर्मल सा है लेकिन काफी ज्यादा एलिगेंट है। वहाँ पर वह जैसे ही थोड़ा बहुत चलने का ट्राई करती है, वहाँ पर पड़ी हुई किताबों से उसका पैर टकराता है। जब वह उन किताबों को खोल कर देखती है, वह कहती है यह तो, और उन किताबों को एनालाइज करते हुए वह मन में सोचती है, इन किताबों में तो काफी सारे सेक्ट्स की मेडिसिन फॉर्मेशन और स्वॉर्ड आर्ट फॉर्म्स हैं। तो क्या यहाँ पर ये सारी रखी हुई किताबें, ये तो ऐसी किताबें हैं जिन्हें इंपीरियल पैलेस में रखा जाना चाहिए। जिन्हें देखकर वह भी चौंक जाती है और वह जब खिड़की के पास जाती है और उसे ओपन करके देखती है तो वह बाहर के सीन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर की ओर देखती है उसे काफी ब्यूटीफुल सी सीनरी। मन में सोचती है, बाहर की साइड तो विंटर का मौसम चल रहा है और यहाँ पर बसंत का मौसम। हमारा एमसी उसे दिखाई देता है जो कि कहता है, क्या तुमने अच्छे से नींद ली? अगर तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो नीचे भी आ जाना। और उसे देखकर वह सोचती है, क्या यही यंग मास्टर है? और वह थोड़ा ब्लश भी करती है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की हमारे एमसी के पास आई होती है। एमसी कहता है, तो तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम है जियोंगा? वह लड़की भी कहती है, हाँ यही है। एमसी कहता है, हाँ सोचा जाए तो तुम काफी ज्यादा ही बाहरी हो। जिस बात को सुनकर वह लड़की भी चौंक जाती है और कहती है, क्या? और मन में सोचती है, ओ हाँ मैं तो फॉरेस्ट में बेहोश हो गई थी ना। एमसी कहता है, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? मुझे अभी भी पूरी अच्छी तरीके से याद है कि तुम मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। जब मैं वॉक पर गया था तो तुम मुझे वहाँ बेहोश पाई थी। अगर मुझे थोड़ी और देर हो जाती तो यह मामला और भी ज्यादा सीरियस हो सकता था। लड़की भी कहती है, आपकी इस दया को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी तुच्छ से जीवन को बचा लिया। आज से मैं आपको सर्व करने में अपने पूरे एफर्ट्स को लगाऊंगी और अपने पूरे जीवन को आपको दे दूंगी। एमसी भी कहता है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम मुझको सर्व करोगी। क्या तुमने ये डिसीजन खुद से ही बना लिया? और क्या यह चीफ स्टीवर्ड का ऑर्डर है? क्या वह इस टाइम पर एल्डेस्ट यंग मास्टर को कमांड देने की कोशिश कर रहा है? इसे वापस ले जाओ। जिस सीन को देखकर वह लड़की भी चौंक जाती है और घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप मुझे मार सकते हैं। एमसी भी कहता है, आखिरकार मैं ऐसे पर्सन को क्यों मारूंगा जिसे मैंने ही बचाया है? वह लड़की कहती है, यंग मास्टर आपने मुझे बचाया था, जिस वजह से मैं आपकी काफी बड़ी रेडी बन चुकी हूँ और मैं अपने यंग मास्टर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एमसी मन में सोचता है, ये आंखें जो कि गोल्डन लाइट में चमकती हैं, हाँ तुम वही लड़की हो जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ में थी। हमने अपनी पास्ट लाइफ में एक दूसरे को कभी भी डायरेक्टली फेस नहीं किया था। सच में कितना इनक्रेडिबल ट्रेजिक फेथ है ये, तुम गोल्डन आई विच। तभी हमारा एमसी उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है आखिरकार खाना कैसे पकाया जाता है? वह लड़की भी चौंक जाती है, कहती है, क्या खाना पकाना? एमसी भी हंसते हुए कहता है, हाँ खाना पकाना। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किचन का सीन और वह लड़की काफी ज्यादा परेशान होती है। वह कहती है, क्या सच में बेहोश होने की मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? एनीवे डेफिनेटली मैंने कुछ तो वहाँ पर देखा था। क्या वह मेरा कोई डरावना सपना हो सकता है? छोड़ो अब इसे, पहले मुझे खाना बनाने पर फोकस करना चाहिए। सोचा जाए तो मैंने अपने कंपोजर इतनी आसानी से खो दिया था वहाँ पर, यहाँ तक कि उस यंग मास्टर ने तो मुझे भी सेक करके रख दिया था। चाहे मेरे ऊपर मेरा काफी ज्यादा ही कंट्रोल क्यों ना हो, क्या उस जैसा कोई सच में कोई स्वॉर्ड लेस हो सकता है? भी हमारा एमसी उसके पीछे से कहता है, क्या तुम डिनर के लिए मीट बॉल्स बना रही हो? वह लड़की भी बिना हमारे एमसी की प्रेजेंस को पहचाने कहते हैं, अभी के लिए मीट बॉल्स इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है। लेकिन तभी वह हमारे एमसी को वहाँ प्रेजेंस को महसूस करते हुए चौंक जाती है। एमसी कहता है,
कितना चौंकाने वाला है। अगर कुकिंग में मेन्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या है। मुझे सच में काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो चीजों को तैयार करने में ज्यादा देर मत करना। वह लड़की भी ब्लश करते हुए कहती है हाँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, उसने सारा खाना तैयार कर लिया होता है। यंग मास्टर भी कहता है तुमने इतने कम टाइम में सच में काफी सारी चीजों को तैयार कर लिया है, वहाँ पर खड़ी मत रहो, यहाँ पर आकर बैठो। वह लड़की कहती है नहीं यंग मास्टर, पहले आप खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं खा लूंगी। एमसी भी सीरियस होते हुए कहता है यहाँ पर बैठो, मुझे चीजों को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। वह लड़की भी कहती है मैं समझ गई। और तभी वह उसे कुछ फूड ट्राई करने के लिए कहता है। वह लड़की कहने के अनुसार ले लेती है। तभी और भी गाने लगता है। वह लड़की कहती है आखिरकार मैं आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ। एमसी भी गुस्सा करते हुए कहता है कम ऑन खाओ। वह भी हाँ करके खाने लगती है। एमसी पूछता है क्या यह अच्छा है। वह कहती है हाँ। फिर हमारा एमसी कहता है तो ठीक है, मैं भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। ओह सच में ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। देखने में काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन इसका फ्लेवर काफी अच्छा है। क्या मुझे और मिल सकता है? ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे और दो। एक और बाउल, एक और बाउल। और ऐसा करता करता वह सारे खाने को खा जाता है। वह लड़की भी कहती है मुझे माफ करना यंग मास्टर, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा राइस नहीं बचा है। फिर हमारा एमसी भी अपनी चॉप स्टिक को रखते हुए कहता है हाँ मैं वैसे थोड़ा अनसेटिस्फाई तो लग रहा हूँ, लेकिन अपना पूरा पेट भरने से पहले थोड़ा खाली रख लेना भी ठीक होगा। तो ठीक है मैं पहले जाता हूँ। वह लड़की भी चौंकी हुई खड़ी होती है। फिर देखती है कि इतनी सारी प्लेट्स को अकेला खा गया और अभी भी है कह रहा है कि इसका पेट खाली है। और वह हमारे एमसी से कहती है यंग मास्टर क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय बना लाऊं। एमसी कहता है नहीं, वाइन होगी तो अच्छा रहेगा, वाइन ले आना। फिर हमें हमारे एमसी को एक अलग जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कितना अजीब है, मैंने आज इतना सारा खाना खाया, मेरा तो पेट भर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे भूख क्यों लग रही थी। क्या यह उस स्क्रिप्चर की वजह से हो सकता है? उस इविल एंटिटी को एक्वायर करने के लिए जो कि टाइम को रिवर्स कर सकता है और भाग्य को बदल सकता है, क्या यह उसकी प्राइज है? और वह अपने मन में भी पूछता है सेज क्या सच में यही केस है? लेकिन तभी उसकी चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं कुछ हाथ और कोई कह रहा होता है फेटेड वन, और अलग साइड डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है। एमसी एकदम शांत होता है। तभी उसके पीछे से कोई आता हुआ कहता है फेटेड वन टाइम आ चुका है, चलो एंजॉय करते हैं इस दावत के टाइम को। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चांदनी रात में लुयोंग के एक इन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन एक सर्वेंट पर चला रहा होता है। सर्वेंट भी कहता है मुझे माफ करना सर, लेकिन यहाँ पर खाली सीट नहीं है आपके लिए। वह ओल्ड मैन भी कहता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वहाँ तो मुझे काफी सारी खाली सीट दिख रही है। सर्वेंट भी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है नहीं सर आप वहाँ नहीं जा सकते। वह तो मना कर देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा तो है, वहाँ मैं खाली सीटों को देख पा रहा हूँ। रुको ये कौन? क्या? और वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है। वहां पर वह देखता है किसी पर्सन को जो कि राक्षसों की तरह मीट खा रहा होता है। और भाई ये और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एमसी, जहाँ पर अब तक उसने काफी सारा खाना खा लिया होता है और फिर भी कह रहा होता है नहीं यह काफी नहीं है, नहीं यह काफी नहीं है। उसे इस तरीके से खाना खाता हुआ देखकर तो उस ओल्ड मैन की भी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है और वह कांपते हुए कहता है क्या एक भूखा गोश्त, क्या है एक भूखा गोश्त है ये तो, क्या ये तो हेल से आया हुआ एक भूत है जो कि यहाँ पर खाना खा रहा है, यहाँ पर एक भूत देखा गया है, भागो। और ऐसा कहकर वह उससे डरता हुआ वहां से भाग जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी इतना खाना खाने के बाद कहता है नहीं यह अभी काफी नहीं है। तभी वह अपनी जगह से खड़ा होता है और डरावने लुक के साथ पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ गलियारे से जाने लगता है। सारे ही लोग उसकी प्रेजेंस के साथ ही सहम जाते हैं। हमारा एमसी इनके ओनर के पास आते हुए पूछता है आखिरकार कितने रुपए हुए। वह भी डरते हुए कहता है यह ये है। तभी हमारा एमसी उसे एक पोटली पकड़ाता हुआ कहता है क्या यह काफी रहेंगे? इनका ओनर भी कहता है थैंक यू माय लॉर्ड। और वह दूसरे सर्वेंट से कहता है क्या ये कोई घोस्ट है? दूसरा भी कहता है बकवास करना बंद करो, यहाँ पर आसपास नमक छिड़क देना जब ये यहाँ से चला जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी को एक छत पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है कितना अजीब है, मैंने इतना सारा खाना खा लिया फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही। तो आखिरकार मैं इस भूख को किस चीज से मिटा सकता हूँ? क्या मैं सच में एक हेल से आया हुआ हंग्री गोश्त बन चुका हूँ? नहीं छोड़ो रुको, ये सेंट, ये खुशबू। जहाँ पर हमारा एमसी अपने होश को खो बैठता है और एक डीमन सा बन जाता है और जिधर से उसे वह सेंट आ रही होती है उधर की ओर वह भागने लगता है और कहता है यह तो सच में काफी डिलीशियस सेंट है। फिर हमें रात में एक सुनसान इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक बंदे को काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और वह बंदा कहता है
आखिर तुम्हारी हमसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें ब्लैक बोन सेक्ट कोई मजाक लगता है? वह बेचारा नीचे पड़े हुए भी कहता है, तुम कमीने, तुमने जो रुपए मुझे दिए थे तुम उसका 10 गुना वापस मांग रहे हो। आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम बेकार के लीच। तभी वह कमीना पर्सन उस बंदे के हाथ को कुचलते हुए कहता है, चलो काफी हुआ, इस बंदे के आइडेंटिटी प्लेट को लेकर चलते हैं। और वे लड़के उसकी आइडेंटिटी प्लेट को लेने लगते हैं और काफी डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, यह दुनिया में सच में काफी अच्छी चीज है। इसके साथ मैं तुम्हारी सारी ही चीजों, चाहे तुम्हारी शॉप या तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो, सारी चीजों को बेच सकता हूँ। वह बेचारा बंदा भी कहता है, नहीं, मुझको ले जाओ अपने साथ, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा एमसी ऊपर से इन सारे ही लोगों को देख रहा होता है। वह कमीना बंदा भी उससे कहता है, अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना ही था तो आखिरकार तुमने रुपए टाइम पर क्यों नहीं दिए? और वैसे भी हम तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? तुम्हारी इस ओल्ड बॉडी का तो कुछ दाम भी नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे परिवार के लोगों का कितना दाम मिलेगा, या फिर मुझे उन्हें सर्वेंट बना लेना चाहिए। तभी अचानक से उन्हें किसी सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह कमीना भी कहता है, क्या ये है? सीटी की साउंड कहाँ से आ रही है? आखिर ये कौन कमीना है जो इस आवाज को निकाल रहा है? मैंने कहा कौन कमीना है ये? जल्दी से अपने आप को दिखाओ। जहाँ पर उसके पीछे खड़ा बंदा तो काफी जोरों से कांप रहा होता है। फिर वे लोग उस ओल्ड मैन को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके चमचे भी कहते हैं, लेकिन बॉस यहाँ से क्यों जा रहे हो? वह कहता है, मैंने कहा तुम चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। वह मन में सोचता है, सिर्फ सीटी की आवाज से लोगों को तक डरा दिया, यह कैसा अनक्रेडिबल एक्सपर्ट है। और वह कहता है, प्लीज मुझे नहीं पता आप किस तरीके के मास्टर हो, प्लीज क्या आप अपने आप को दिखा सकते हो? और आपका क्या कोई हमारे साथ कोई बिजनेस है? लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वह दोबारा से कांपते हुए हाथों के साथ कहता है, प्लीज आप आइए सामने, मुझे बताइए आपका कोई काम है तो हमारे साथ। लेकिन तभी उनके सामने कोई आता है, जो होता है हमारा एमसी विद डार्क माना के साथ और काफी खतरनाक डिमोनिक प्रेजेंस के साथ, जिसे वहां देख कर वह कमीना बंदा भी काफी ज्यादा ही डर जाता है और काफी डेविलिश तरीके से कहता है, मैंने काफी ही डिलीशियस चीज को स्मेल किया था, तो क्या यह यहाँ पर है? और अचानक से हमारा एमसी उसके सामने पहुंच जाता है। वह भी डर जाता है अचानक से उसे अपने सामने इतना पास देखकर और अपनी स्वॉर्ड को अचानक से निकालने लगता है। लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और काफी जोरों से उसके हाथ को दबाने लगता है। अगले ही पल वह देखता है कि उसका हाथ तो गायब हो चुका है उसके जगह से। अपनी बॉस की ऐसी बेकार हालत को देखकर उसके चमचे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वे कहते हैं, बॉस। लेकिन उनका बॉस कहाँ, हमारा एमसी जब बचने वाला था। एमसी उसे गले से पकड़ कर कहता है, सो डिलीशियस, कितना डिलीशियस है ये। और अगले ही पल उसे जमीन पर गिरा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे एमसी की पावर की वजह से जमीन से काफी सारे हाथ निकलने लगते हैं, जो कि उस कमीने बंदे को अपने साथ जमीन के अंदर ले जाने लगते हैं। और अगले ही पल वह गायब हो जाता है वहाँ से। तभी हमारा एमसी कहता है, अरे देखो तो सही, यहाँ पर तो अभी भी 2 लोग और बचे हुए हैं। उसके ऐसे लुक को देखकर वे दोनों ही बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वे कहते हैं, ये तो मॉन्स्टर है, भागो। तभी हमारा एमसी काफी खतरनाक से प्रेशर को रिलीज करता है और अगले ही पल उनके दोनों के पीछे आ जाता है। हमारे एमसी के मुंह से निकल रही लार उस बंदे के टकले पर गिरती है और अगले ही पल हमारे एमसी का हाथ उस टकले बंदे के शरीर के आर पार हो जाता है। उसे तो इस रियलिटी पर यकीन नहीं हो रहा होता। वह कहता है, यह तो कोई बड़ा सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा बंदा अभी भी भागे जा रहा होता है। हमारा एमसी भी उसी का पीछा कर रहा होता है। वह तो डर के मारे अब कुछ कह भी नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी वह भी एट दी एंड डेड एंड पर पहुंच जाता है। वह कहता है, फक, क्या कोई वहां पर है? कोई मुझे बचाओ, क्या कोई है? ये मॉन्स्टर बचाओ। यहाँ इस दुनिया में काफी सारे बुरे लोग हैं, तो आखिरकार हमारे साथ ही तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पर हमारा एमसी इस टाइम पर प्योर डीमन लग रहा होता है और उस टकले बंदे के पास आकर कहता है, तुम लोग तो अभी शुरुआत हो। और ऐसा कहकर उस बंदे का भी काम तमाम। अगले ही पल एमसी को एक अलग ही वीराने में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। जब वह जगता है और अपने सामने के सीन को देखता है, वह कहता है, आखिरकार कहाँ पर हूँ मैं? मुझे ऐसा क्यों याद है कि मैंने जब गेस्ट हाउस छोड़ा था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा उसके बाद। तभी वह अपने सामने देखता है, उसके सामने होती है काफी लंबी और अंधेरी केव। वह मन में सोचता है, क्या यह है कोई अंडरग्राउंड टॉम्ब है? तभी वह देखता है एक ज़ॉम्बी टाइप बंदे को, जो कि उसकी तरफ बढ़ने का ट्राई करता है लेकिन नहीं बढ़ पाता। एमसी मन में सोचता है, ओह ये तो काफी ज्यादा ही जीवित से लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले ही पल मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा? तभी हमारे एमसी को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है, सच में कितना अच्छा कंपोजर है तुम्हारा। तुम तो सच में वही हो गई जिसको उस स्क्रिप्चर ने चुना होगा। उस स्क्रिप्चर ने सीकिंग हेवन सप्रेसिंग द डार्कनेस ने। जब हमारा एमसी पीछे देखता है तो वहाँ पर होता है एक ठूस बुढ़ा।
हमारा एमसीयू से देखकर कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे गले में फफूंदी जम गई हो। ओल्ड मैन भी कहता है, हाँ कह सकते हो तुम ऐसा। एमसी आगे कहता है, और देखने से ऐसा लगता है कि तुम अपने दांतों की भी परवाह नहीं करते हो और शायद से तुम्हारे दांत भी पूरी तरीके से सड़ चुके हैं। ओल्ड मैन कहता है, जितना ज्यादा मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम मुझे उतने ही ज्यादा पसंद आ रहे हो। यह समझ में आता है कि इस बार स्क्रिप्चर ने सही बंदे को चुना है। एमसी भी कहता है, हाँ डिमोनिक आर्टिफैक्ट ने एक सही मास्टर को चुन लिया है। ओल्ड मैन कहता है, हा, मैंने तुम्हारे जैसा कोई आज तक नहीं देखा। तुम इतने ज्यादा बड़बड़ा रहे हो, क्या तुम्हें उस स्क्रिप्चर के बारे में कुछ पता भी है? एमसी भी मन में सोचता है, क्या यह उसी स्क्रिप्चर की बात कर रहा है? क्या यह स्क्रिप्चर कोई डिमोनिक आर्टिफैक्ट है? यह तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मुझे भी पास्ट में भेज सकता है और टाइम को रिवर्स कर सकता है। एक हेवन डिफाइनिंग स्क्रिप्चर जो कि 3 इमोर्टल की बॉडी से बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा एमसी भी उसे ग्रेट करते हुए कहता है, प्लीज क्या आप मुझको आपकी टीचिंग्स देना चाहेंगे? ओल्ड मैन की भी आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, यूजुअली जो लोग फेटेड वन होते हैं वे कम से कम 1 या 2 रिएक्शन तो यहाँ पर दिखाते ही हैं। या तो कोई एरोगेंट कमीना होता है जिसमें पावर की बहुत कमी होती है, या कोई पागलपन में अंधा जिससे बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम उनसे एकदम डिफरेंट हो। एमसी भी मन में सोचता है, क्या पहले तो ये मुझे कमीना कमीना कह रहा था, अब सीधा तुम पर आ गया। वह ओल्ड मैन आगे कहता है, सही बताऊं तो मैं इस स्क्रिप्चर को भी अभी तक सही ढंग से नहीं समझ पाया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम पर कुछ इमोर्टल्स ने गुस्से में आकर अपनी बॉडी के साथ इसे क्रिएट किया था, और सच्चाई यही है कि इसका ओरिजिन भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और मुझे भी इसके बारे में पूरी तरीके से सही से नहीं पता है। एमसी पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों है? ओल्ड मैन भी कहता है, क्योंकि यह ओल्ड मैन भी एक इमोर्टल है। नहीं, मैं पहले था एक इमोर्टल, लेकिन अब तो मैं धूल से भी नीचे के स्तर पर आ चुका हूँ। उसकी बातों को सुनकर एमसी भी शांत रह जाता है। लेकिन मैंने इस डेमोनिक आर्टिफैक्ट को स्टडी करने में सदियां बिता दी हैं, लेकिन फिर भी जब मैं एक आंसर को ढूंढता तो मेरे सामने 2 और नए क्वेश्चन खड़े हो जाते, और जब उन 2 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता तो मेरे सामने 3 और क्वेश्चन खड़े हो जाते। फिर भी मैं नहीं रुका, नहीं रुक ही नहीं पाया मैं तो, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं समझ पाया। एमसी भी मन में सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, एक फॉर्मर इमोर्टल जिसने सदियां बता दी इस आर्टिफैक्ट को समझने के लिए, लेकिन फिर भी इसे आंसर नहीं मिल पाया। वह ओल्ड मैन कहता है, काउंटलेस फेटेड वंस, यानी कि भाग्यशाली लोगों ने इसका मास्टर बनने का ट्राई किया, लेकिन वे सारे ही लोग फेल हो गए। और वे लोग कुछ ऐसे थे जो कि आसमान में तारों की तरह चमकते थे, लेकिन अंत में वे सारे ही लोग भस्म हो गए। लेकिन मुझे तुम में एक आशा की झलक दिखाई दे रही है। तुमने इंट्यूशन राइट को कंप्लीट कर लिया है और अपनी जर्नी को चालू कर दिया है। एमसी पूछता है, इंट्यूशन राइट ये क्या होता है? वह ओल्ड मैन आगे कहता है, क्या तुमने उन लोगों को डिवोर नहीं किया था? जहाँ पर हमारा एमसी भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, जहाँ पर पास्ट में इसने उन गुंडों को डिवोर तो किया था। ओल्ड मैन बताता है, जितना ज्यादा तुम इविल लोगों को डिवोर करोगे उतना ज्यादा ही इस स्क्रिप्चर्स की पावर अवेकन होंगी। एमसी भी कहता है, अब जब आप इसके बारे में मुझे बता रहे हो तो मुझे सच में भूख नहीं लग रही है। और मन में सोचता है, यह एक्ट हेवन के लॉस के खिलाफ है और काफी घिनौना है, लेकिन इससे मुझे एक फुलफिलनेस की सेंस मिल रही है। ओल्ड मैन भी बताता है, यही इस स्क्रिप्चर की पहली और आखिरी डिमांड है अपने फेटेड वन से। एमसी भी मन में सोचता है, क्या उसने नहीं कहा था कि यह उसकी तरफ से एक्ट करेगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह हेवन डिफाइनिंग स्क्रिप्चर का मतलब है यह इस दुनिया की जितनी भी डार्कनेस है उसे कंज्यूम कर देगा या फिर वर्न कर देगा? फिर भी कंज्यूम करने से मतलब है फिजिकल एक्ट से ही नहीं है शायद से। ओल्ड मैन भी कहता है, हाँ, वे जो तुम्हें हाथ दिखाई दिए थे वे इस स्क्रिप्चर के हंग्री घोस्ट थे। जब भी तुम अपने डोमेन को एक्सपेंड करोगे तो वे लोग तुम्हें खाना खाने में मदद करेंगे। तभी अचानक से उसके में भूकंप सा आने लगता है। ओल्ड मैन भी कहता है, लगता है कि हमारा टाइम पूरा हो चुका है, हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं तुम्हें अच्छे शिकार करने की शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसा कहकर वह वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके कमरे के बाहर वही जंगा खड़ी होती है। वह कहती है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए चाय और थोड़ा ठंडा पानी लेकर आई हूँ। और वह मन में सोच रही होती है, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजों को फिगर आउट किया है। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कह देता है कि उस सामान को वहीं पर रख दो, और वह भी वहाँ से उस सामान को रखकर चली जाती है। और वह मन में आगे कहती है, इस 2 मंजिला की बिल्डिंग में यंग मास्टर का रूम सबसे खतरनाक लोकेशन है। वे जो चीजें वहाँ पर रखी हुई हैं वे सच में काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल हैं। अगर कोई बंदा उनकी तरफ घूर कर भी देख लेता तो वह अगले ही पल बिना किसी सुराग के साथ गायब हो जाता। और दूसरी अजीब बात यह
है कि हमारे यंग मास्टर का जो बिहेवियर है वह सारी ही फॉर्मेलिटीज को ब्रेक करता है। जहाँ पर हम देख भी पाते हैं हमारा एमसी उस लड़की के साथ कढ़ाई को साफ कर रहा होता है। वह लड़की आगे बताती है सबसे बड़े यंग मास्टर्स डायरेक्टली सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं और किचन में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। हमारे स्टेटस के बीच में क्लियरली काफी बड़ा डिस्टेंस है, फिर भी वे हमारी ऐसी मदद करते हैं और अपने सर्वेंट के साथ ही एक ही सेम टेबल पर खाना भी खाते हैं। जहाँ पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जोंगा कहती है क्या हम आज भी सेम टेबल पर खाना खाने वाले हैं? एमसी भी कहता है हाँ, आज के लिए ही नहीं बल्कि हर रोज इसी टेबल पर खाना खाएंगे संग। जोंगा भी कहती है आखिरी है तुच्छ सी लड़की यंग मास्टर के साथ खाना कैसे खा सकती है, उनसे पहले खाना कैसे खा सकती है? एमसी भी कहता है खाओ खाना, और ना चाहते हुए भी उसे पहले खाना खाना पड़ता है। और वह कहती है तीसरी अजीब चीज यह है कि चाहे मैं इसकी तरफ कैसे ही क्यों ना देख लूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसका मेरी तरफ कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। यह सच में काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। फिर हमें जियोंगा के बारे में बताया जाता है। जियोंगा एक इतनी सुंदर लड़की है जो कि सभी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकती है और यहाँ तक कि इसे आइस फ्लावर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी और सेकंड और थर्ड यंग मास्टर जिन्होंने अगले पैट्रियर्क बनने की तौर पर अटेंशन को गेन किया है, उनमें भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनके हाथों में कोई लड़की लग भी जाए तो वह बिना किसी आवाज के साथ गायब हो जाती है। जियोंगा भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसे भी इनसे काफी डर लगता है। यह उसके लिए काफी भाग्यशाली हुई बात है कि सबसे बड़ा यंग मास्टर उसमें कुछ भी रुचि नहीं रखता है, क्योंकि आखिरकार यह उसके सर्वाइवल का मैटर है। वह मन में भी सोचती है चीफ स्टीवर्ड के शब्दों को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे थर्ड और सेकंड यंग मास्टर से भी बचना था। तभी वहाँ पर गार्ड आता है जो कि कहता है सबसे बड़े यंग मास्टर मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है जो कि आपसे डिस्कस करना है। जोंगा भी कहती है तुम सच में काफी ज्यादा ही डिसरेस्पेक्टफुल हो, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई? हमारी एल्डेस्ट यंग मास्टर तो खाना खा रहे हैं अभी। गार्ड भी कहता है हाँ वेल एक गेस्ट आया है बाहर। लड़की भी कहती क्या कौन आया है? वह गार्ड भी कहता है हाँ मुझे याद है, उसने कुछ ऐसा ही कहा था, वह कोई समझियोल वॉरियर है मेन हाउस से, हाँ कुछ ऐसा ही। वह थोड़ी परेशान हो जाती है, मन में सोचती है समझियोल वॉरियर ये तो एक आर्म्ड ग्रुप है जो कि सीधा थर्ड यंग मास्टर के नीचे आता है। गार्ड आगे बताता है हाँ उसने कहा था कि उस अटेंडेंट को बुलाकर लाओ जिसे कल यहाँ पर सबसे बड़े यंग मास्टर को अटेंड करने के लिए भेजा गया था। जहाँ पर उस लड़की को स्टीवर्ड की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उस स्टीवर्ड ने उससे कहा था कि देखने से ऐसा लगता है कि थर्ड और सेकंड यंग मास्टर तुम में इंटरेस्ट रखते हैं और वे डिमांड कर रहे हैं कि मैं तुमको उनको हैंड ओवर कर दूं। और देखने से ऐसा भी लगता है कि कंपटीशन पहले ही चालू हो चुका है उन दोनों के बीच तुम्हें पाने का। लड़की भी मन में सोचती है शायद से टाइम आ चुका है। जहाँ पर जियोंगा आगे कहती है हाँ मैं ही हूँ अटेंडेंट। लेकिन आखिरकार कोई समझोल वॉरियर इस तरीके से मुझे या सबसे बड़े यंग मास्टर की अटेंडेंट को ऑर्डर कैसे दे सकता है? वॉरियर भी कहता है हाँ हाँ कुछ ऐसा ही कहा था मैंने उससे, लेकिन उसने कहा था कि सीधा थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर दिया है तो इस वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तभी हमारा एमसी कहता है जाओ देख कर आओ वह क्या जाता है। जिसकी बात सुनकर जियोंगा भी चौंक जाती है, कहती है यंग मास्टर। जहाँ पर हमारा एमसी भी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा नॉइजी होता जा रहा है तो जाकर देखो आखिर उसे क्या काम है। जियोंगा के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह भी कहती है ठीक है यंग मास्टर, और मन में सोचती है चाहे वह थर्ड यंग मास्टर कितना ही एरोगेंट या ओवर हीटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या वह मुझे बिना किसी प्रॉपर काम के यहाँ से ले जाना चाहता है? और फिर वह वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यंग मास्टर कहता है रुको यहाँ पर, और तुम? गार्ड भी कहता है क्या मुझसे कह रहे हो आप? एमसी भी कहता है हाँ मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ। आखिर तुमसे किसने कहा था कि तुम जैसा चाहो वैसा यहाँ पर इस जगह के अंदर एंटर कर सकते हो? ओह उसके बारे में मुझे पता तो था कि यहाँ पर एंटर करने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एमसी भी कहता है तुम्हें पता था कि यहाँ पर एंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बिना परमिशन के चले आए? गार्ड कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो मैसेंजर जो कि आपको यूजुअली तौर पर मैसेज देता रहता है वह फ्रंट गेट पर रहता था, लेकिन कल जो हुआ आपकी वजह से सारे ही लोग तो आपने निकाल दिए। एमसी भी कहता है ओह अच्छा, अगर वहां पर कोई नहीं था तो आप जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। गार्ड भी काफी ज्यादा डर जाता है, कहता नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं सबसे बड़े यंग मास्टर से माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। एमसी भी कहता है अच्छा तो ऐसा है, यह तुम्हारी पहली गलती है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और इसके बदले में तुम्हें मेरे गेट का फ्रंट गेट का मैसेंजर बनना होगा। अभी से जाकर फ्रंट गेट पर खड़े हो जाओ। जिसकी बात को सुनकर उस गार्ड की भी सट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। कहता है क्या? एमसी आगे कहता है हाँ और लिविंग क्वार्टर को छोड़कर तुम्हारी सारी जगहों पर जाने का एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसे भूल मत जाना। क्यों क्या हुआ? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम मना भी कर सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो। गार्ड भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है नहीं मैं सबसे बड़े यंग मास्टर की कमांड को फॉलो करूंगा, और अपने मन में सोचता है सेट मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे एक गेट कीपर के तौर पर डिमोट कर दिया गया है।
एमसी कहता है, हे आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? गार्ड कहता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है यंग मास्टर। जहाँ पर जब जियोंगा बाहर आती है तो वह बाहर खड़ा बंद चलाते हुए कहता है, एक गेस्ट आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा है और आप अब आ रही हो बाहर। क्या आप इसी तरीके से अपने गेस्ट को ट्रीट करती हो? जियोंगा भी उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मेरा नाम है जियोंगा। वह पर्सन जो कि थर्ड यंग मास्टर का सबॉर्डिनेट है और 3 एब्सोल्यूट्स में से एक वॉरियर है, वह कहता है, मुझे अंदर की ओर ले जाओ, मुझे तुम्हारे यंग मास्टर से मिलना है। वह लड़की भी झूठ बोल देती है और कहती है, नहीं, यंग मास्टर ने किसी भी विजिटर को अंदर आने से मना किया है। अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हो। जिससे वह बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, यह कमीनी लड़की, और अपनी तलवार को भी निकालने लगता है। आखिर तुम्हारी मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे हुई? इस सीन को देखकर वह लड़की भी काफी ज्यादा परेशान सी हो जाती है, लेकिन अगले पल अगले सीन को देखकर वह चौंक जाती है, जहाँ पर हमारे एमसी के उसी गार्ड ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है, यह एरिया हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इस एरिया से फ्रीली मूव करने के लिए तुम्हें कम से कम फर्स्ट ग्रेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। क्या? अब कौन हो तुम? अगर तुम्हारा मुझसे कोई काम नहीं है तो बगल में हट जाओ। तभी वह गार्ड अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है, यह है तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। वह बंदा भी आगे कुछ कहने का ट्राई करता है, लेकिन तभी रुक जाता है और सोचता है, रुको। जहाँ पर हमारा गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, पहले तो उस कमीने ने मुझे डिमोट कर दिया और अब तुम मुझे अपनी नीची नजरों से देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं कमीने तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वह बंदा मन में सोचता है, नहीं, ये तो सच में काफी डेंजरस लग रहा है, मुझे शांत हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ उस लड़की से काम है। ए लड़की, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें थर्ड यंग मास्टर बुला रहे हैं। जोंगा भी कहती है, मेरे फेथ को थर्ड यंग मास्टर डिसाइड नहीं कर सकते। बंदा भी गुस्सा होते हुए कहता है, क्या एक छोटे से सर्वेंट ने मेरे साथ इतनी छोटी बात पर आर्ग्यू करने की कोशिश की? वह लड़की भी कहती है, हाँ, मैं सिर्फ इस मेन हाउस के रूल्स को पालन करने की कोशिश कर रही हूँ। और वह बंदा आगे गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें तब थर्ड यंग मास्टर के सामने देखूंगा। क्या तुम थर्ड यंग मास्टर के सामने भी ऐसी एरोगेंट बनी रहोगी? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तब तक उसके सामने इसी तरीके का बिहेव रखो, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर भी ऐसी चीजों को यूज करना पसंद नहीं करते जिनको पहले यूज किया जा चुका हो। और ऐसे कहकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर एक और बंदा आया होता है जो कि उससे टकराता है और उसे इग्नोर करके आगे निकल आता है और कहता है, तुम लोगों ने सच में काफी अच्छा हार्ड वर्क किया है अब तक। मैं सेकंड यंग मास्टर के लेक गार्डन का स्टीवर्ड हूँ। हाँ भाई, ये होता है लेक गार्डन का स्टीवर्ड। हे तुम बदतमीज लड़की, जल्दी से मुझे तुम्हारे मास्टर के पास ले चलो। हमारी जुंगा भी कहती है, अभी के टाइम पर हमारे यंग मास्टर किसी भी गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी बात को सुनकर वह पर्सन उस गार्ड से पूछता है, क्या यह लड़की सही कह रही है कि यंग मास्टर किसी भी विजिटर को नहीं बुला रहे हैं? मुझे बस यही इंश्योर करना है कि यह सेकंड मास्टर का यह लेटर उन तक पहुंच जाए। गार्ड भी उसके झूठ में हाँ कर देता है और कहता है, हाँ, यह लड़की सही कह रही है, आप अपने लेटर को यहीं पर छोड़ जाओ और यह उनके पास पहुंच जाएगा। वह ओल्ड मैन भी कहता है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान में रखना, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में चाहे कितने भी थॉट्स क्यों ना आ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम रहोगी सिर्फ सेकंड यंग मास्टर की हथेली में ही। हमारी जंगा भी सीरियस होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लेटर को डिलीवर कर दूंगी, अब जाओ यहाँ से। तभी वह बंदा वहाँ से चला जाता है। गार्ड भी जियोंगा से कहता है, वैसे हमारे सबसे बड़े यंग मास्टर ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं था कि किसी भी विजिटर को अंदर आने से मना कर देना है। जियोंगा भी कहती है, हाँ, उसने कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन यह मेरा जजमेंट था। गार्ड भी कहता है, मुझे तुम्हारे सबसे बड़े यंग मास्टर की तरफ से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है, और ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो और मैं किसी ऐसी लड़की को किसी डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। क्या ये सारी चीजें तुम्हारी सबसे बड़े यंग मास्टर की तरफ विश्वास के कारण है या फिर तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हो? वैसे भी सबसे बड़े यंग मास्टर उन्हें एक शब्द कहकर भी भगा सकते थे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा कि वह ऐसा नहीं करते? फिर वह आगे जाते हुए कहता है, ठीक है, तो इसी लेटर को यहाँ से वहाँ पहुँचा देना और मैं चलता हूँ। वह लड़की भी अपने मन में सोचती है, जब से मुझे इस स्लो योंग स्वॉर्ड हाउस को बेचा गया है तब से मैं काफी सारे लोगों के प्रति ग्रेटफुल हूँ। अगर अब इसके बारे में सोचा जाए, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में प्रॉपरली तौर पर नहीं सोचा कि आखिरकार लॉयल्टी का असली मीनिंग होती क्या है। मैंने पूरे टाइम यही सोचा कि मैं अपने पूरे विश्वास के साथ अपने इस उधार को चुका रही हूँ। मेरा माइंड सेट हमेशा से यही रहा है कि जितना ले आया है जितना ही वापस दे दिया है, और मैंने अपने यंग मास्टर को भी सेम इसी तरीके से ट्रीट किया है। तभी वह लड़की उस लेटर को ले जाकर हमारे एमसी के हाथों में पकड़ा देती है। हमारा एमसी भी उस लेटर को पढ़े बिना ही सीधा ही जला देता है, जिस सीन को देखकर वह लड़की भी चौंक जाती है और कहती है, यंग मास्टर, ये सीधा सेकंड यंग मास्टर के द्वारा भेजा गया लेटर था, आपने ऐसे क्यों जला दिया? एमसी भी कहता है, मैंने तुम्हें सुना था। लड़की भी कहती है, वह लेटर जरूर से ही मेरे रहने के बारे में होगा और यह मुझे विश्वास है कि वह लेटर सीधा सेकंड यंग मास्टर की तरफ से सीधा तुम्हें को ही एड्रेस किया गया था। क्या यह ठीक रहेगा कि आप अगर इसे ना पढ़े तो? एमसी किताब को पढ़ते हुए कहता है, अगर यह इतना ही इम्पोर्टेंट था तो उसे खुद आना चाहिए था यहाँ पर।
और अगर तुम इस लेटर के बारे में इतनी ज्यादा ही क्यूरियस थी तो तुम ही इसे पढ़ लेती। वह लड़की भी कहती है, एक्सक्यूज मी, आपका इससे क्या मतलब है? एमसी कहता है, मैंने कहा अगर तुम्हें इसकी इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें इसे पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। वह लड़की भी हिचकते हुए कहती है, आखिरकार एक मामूली सी लड़की इस तरह की चीज कैसे कर सकती है? एमसी कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो चाय पी लेते हैं थोड़ा। जोंगाविक पूछती है, क्या ये तुच्छ सी लड़की आपके साथ चाय पी सकती है? एमसी भी हाँ कर देता है और वह लड़की चाय पीने लगती है। तभी हमारा एमसी कहता है, तुम्हारा अरोमा सच में काफी ज्यादा वंडरफुल है। वह लड़की अपने मन में सोचती है, आखिर मैंने उसे पहले क्यों नहीं पढ़ा? आखिर उसका ऐसा कहने से क्या मतलब होगा? वेट, मुझे पता है ये क्या था। सबसे बड़े यंग मास्टर हमेशा मुझे सबसे पहले खाना खाने के लिए कहते थे। क्या ये इसलिए था ताकि वे चेक कर सके कि मेरे खाने में कोई पॉइजन तो नहीं है? वह कारण जिस वजह से वे मेरे साथ खाना तैयार करते थे। क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? क्या वे दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनवर्दी समझते रहते थे? यंग मास्टर, यह तुच्छ सी लड़की भी आपके लिए एक अनइनवाइटेड गेस्ट है। एमसी भी कहता है, अच्छा। और आगे कहती है, और यह रिपोर्ट करने में मुझे देर हो गई। मैंने उन सभी आने वाले लोगों से यह कहा था कि हमारे यंग मास्टर किसी भी गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एक मूर्ख लड़की हूँ। मैं ऐसा एक्ट करती रही कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे यह कभी नहीं पता चला कि आखिरकार कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इस पूरे टाइम सर्वाइव करने के लिए डेस्परेट थी। मैं काफी लंबे टाइम से ऐसी जगह पर सर्व कर रही थी जहाँ पर मेरा कोई प्रॉपर मास्टर था ही नहीं। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती थी। सबसे बड़े यंग मास्टर, अगर मैं एक तुच्छ सी लड़की आपको सब कुछ समर्पित कर दे और आपकी लॉयलिटी की कसम खाए तो आप क्या अभी भी मुझे एक्सेप्ट करोगे? जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी सीरियस हो जाता है और आगे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तुमने क्या सीखा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और आखिरकार कौन सा खतरा आने वाला है? क्या तुम सच में मेरी लॉयलिटी की कसम खाओगी? वह कहती है, हाँ। और फिर हमारा एमसी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है आखिरकार मेरे फादर के साथ क्या हुआ? लड़की कहती है, क्या आप ग्रैंड पैट्रियर्क के बारे में कह रहे हो? उन्होंने तो हाल ही में यह कन्फेस किया है कि उन्हें कोई बीमारी की वजह से वे क्वारंटाइन हो जा रहे हैं और बेड पर रहते ही वह सारे ही फैमिली के मामलों को संभालेंगे। तभी हमारा एमसी कहता है, मेरे फादर कोमा में है एक पॉइजनिंग की वजह से, और इस परिवार के जो हाई डिसीजंस हैं वे हायर बॉडीज द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी वजह से मुझे बैंकॉक पवेलियन में रहते हुए अपने खाने पीने सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या तुम इसका अंदाजा भी लगा सकती हो आखिरकार मुझे पॉइजन देने के कितने अटेम्प्ट्स किए गए हैं? लड़की भी कहती है, मैं तो इसका अनुमान लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जहाँ पर एमसी आगे कहता है, मैंने अभी तुमको जो बातें बताई हैं वे तो सिर्फ इस लुयोंग परिवार का एक छोटा सा डार्कनेस का टुकड़ा है। तो क्या तुम अभी भी मुझको सर्व करना चाहोगी? वह फिर भी कहती है, प्लीज मुझे आपको एक मेरे मास्टर के रूप में सर्व करने दीजिए। तभी एमसी कहता है, अगर ऐसा ही है तो ये तो तुम लेटर लेकर आई थी स्टीवर्ड की तरफ से, इसे पढ़ो इसके लास्ट पेज को। जब वह उस स्टीवर्ड के लेटर को पढ़ती है तो उसके भी जवान कांप रही होती है। वह कहती है, इसमें तो लिखा हुआ है कि उस लड़की से पशुओं की तरह काम करवाना, अगर वह आपके काम ना आए तो उसे मार देना। क्या ये क्या लिखा हुआ है इसमें? आखिर ऐसा चीफ स्टीवर्ड ने क्यों किया? वह तो मेरे लिए फादर के समान थे। तभी एमसी कहता है, क्या तुम्हें अब पता चल गया कि आखिरकार मैंने तुमको ये लेटर क्यों दिखाया है? वह भी कहती है, हाँ यंग मास्टर, मुझे अब तक लॉयलिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज आपने मुझे ट्रू लॉयलिटी दिखाई है। तभी एमसी कहता है, लॉयलिटी? मैं तो इसे एक पागलपन समझता हूँ। आखिर तुम एक ऐसी चीज को कैसे ही एक्सप्लेन कर पाओगे जिस चीज की वजह से कोई पर्सन अपने बच्चों को भी इस तरीके से त्याग देता है? तो क्या अब अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या तुम अपनी पूरी लॉयलिटी मुझे दिखाओगी? वह लड़की भी कहती है, चाहे आप मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें ये सारी चीजें आप पर हैं, लेकिन आज से मैं आपको मेरे मास्टर के रूप में सर्व करूंगी। आप ही मेरे इकलौते यंग मास्टर हो। एम से भी खुश होते हुए कहता है, यह सच में काफी अच्छा जवाब था तुम्हारा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और जियोंगा दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। जियोंगा बताती है, हमारे फादर हमारी फैमिली के लिए एक मर्चेंट गिल्ड चलाते थे। हम तीनों, मेरे पिता, मेरी बड़ी बहन और मैं, तीनों साथ रहते थे। फिर भी लेकिन जब हमारे गिल्ड पर डिफिकल्टीज आई तो हमने यामा उधार से उधार लिया और वहीं से सारी चीजें बिखरना शुरू हो गई। यामा उधार के साथ वह बैड लक। हाँ, पहले वे लोग तुमसे काफी अच्छे तरीके से लुभाएंगे और तुम्हें काफी अच्छे तरीके से लुभाने के बाद तुमको उधार देंगे, लेकिन वे अपनी गंदी स्कीम्स के जरिए तुमसे उस मूल धन का 10 गुना वापस ले लेते हैं। मेरी बहन, जिसके पास काफी अच्छा टैलेंट था अपने गिल्ड को संभालने का, उसने मेरे फादर के साथ रहते हुए काफी बड़े बड़े रिस्क लिए अपने बिजनेस में, लेकिन इवेंचुअली हमारे दुर्भाग्य की वजह से सारी ही चीजें बिगड़ गईं और एक अनंत कर्ज हमारे सिर पर बैठ गया। फिर मेरी सिस्टर और मुझे अलग अलग फैमिलीज में बेच दिया गया। एमसी भी पूछता है, अगर वह तुम्हारी बड़ी बहन भी हो फिर भी वह तुमसे ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी? आखिरकार वह तब भी गिल्ड को चलाने में सक्षम थी।
वह लड़की कहती है, हाँ मेरी बड़ी बहन सच में काफी ज्यादा ही टैलेंटेड पर्सन थी, वह जब काफी छोटी थी तब से ही, लेकिन अब वह लुयोंग में ही सेटल हो गई है और अब तो वह एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की तरह काम भी करती है। एमसी भी मने सोचता है, क्या एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर? तभी वह लड़की बताती है, और काफी लंबा टाइम नहीं हुआ है, मुझे उससे एक लेटर प्राप्त हुआ था और उसने बताया था कि हमारे परिवार के दुर्भाग्य के पीछे एक काफी बड़ा कल्प्रेट था। मैं अभी भी उसे नहीं भूल सकती। उसका वह पसीने से लथपथ चेहरा और फूला हुआ शरीर, वह था ग्युमजिल। एमसी भी कहता है, क्या ग्युमजिल? लड़की भी आगे कहती है, मुझे पक्के तौर पर तो उसका सही नाम नहीं पता, लेकिन सारे लोग उसे ऐसा ही नाम से बुलाते रहते थे। एमसी कहता है, क्या तुमने कहा तुम्हारी बहन इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है? तुम्हें भी अपनी बहन से मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका होगा वैसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है कल जाकर अपनी बहन से मिलने का? जिस बात को सुनकर वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है, क्या सच में? एमसी कहता है, हाँ हम वहाँ पर आधे दिन के लिए रुकेंगे, तो तुम आराम से खूब ढेर सारी बातें कर लेना अपनी बहन के साथ। फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोंगा तैयार होकर आ चुकी होती है और वह कहती है, मास्टर मैं तैयार हूँ। एमसी उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? जियोंगा कहते हैं, क्या मास्टर आपको ये पसंद नहीं आया? एमसी कहता है, एक मेड जो कि एक लुयोंग परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर को स्कॉट करने वाली है, उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गेट कीपर तभी उसका गार्ड वहाँ पर आते हुए कहता है, चाहे आप कोई यंग मास्टर ही क्यों ना हो, फिर भी आप मुझे गेट कीपर कैसे कह सकते हो? मेरा नाम है। एमसी उसे चुप करता हुआ कहता है, शट अप गेट कीपर, जल्दी से जाओ किसी इनके स्टीवर्ड के पास और वहाँ से लड़कियों वाले अच्छे से कपड़े लेकर आओ। वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या तुमने क्या कहा? एमसी भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे थे? अगर तुमने ज्यादा चू चपड़ की तो मैं तुम्हें गोबर ढोने वाला बना दूंगा। वह गार्ड भी फिर कहता है, लेकिन क्यों मेरे साथ? एमसी कहता है, लगता है तुम नहीं मानोगे, तुम्हें तो गोबर ढोने। वह इतना कहता ही है कि वह वहाँ से भागता हुआ जाने लगता है और कहता है, रुक जाओ मास्टर मैं वही आता हूँ, और काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और वह भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इस फैमिली के लिए डिवोट कर दी है, लेकिन फिर भी यह कमीना यंग मास्टर अपने फादर के जो नियम है उनको यूज करते हुए पूरे दिन तो घर में बैठा रहता है और अब मुझे चढ़ा रहा है। सही है, मैंने री असाइनमेंट की रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें देख लूंगा। कुछ टाइम बाद हम उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और वह कहता है, यंग मास्टर मैं वहाँ गया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे वो कपड़े देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यंग मास्टर को इसका रीजन पता होगा, आखिर क्यों हम उनको कपड़े नहीं दे रहे। एमसी भी सोचने लगता है। जियोंगा भी कहती है, मास्टर हम पहले ही काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तो हमें शायद से यहाँ से चलना चाहिए। एमसी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, काफी लंबा टाइम हो गया, इस वजह से मैं भूल ही चुका था। तभी वह अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है। वह एक सील होती है जिसका ठप्पा वह उसी गार्ड के सिर पर लगा देता है। वह भी पूछता है, ये क्या है? और हमारा एमसी कहता है, दोबारा से वापस जाओ और अब की बार में जरूर से तुमको वे सारा सामान दे देंगे। वह गार्ड कहता है, लेकिन यंग मास्टर फिर भी। एमसी गुस्से में कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा ही चू चपड़ करते हो, जल्दी से जाओ भागकर। वह जियोंगा भी चौंक जाती है, कहती है, मास्टर यह तो। एमसी कहता है, यह वही चीज है जिसके बारे में तुम सोच रही हो, यही है फैमिली हेड की ऑफिशियल सील। वह भी मैंने सोचती है, स्वॉर्ड हाउस की गोल्डन सील। मास्टर आपके पास यह चीज क्या कर रही है? हमारा एमसी भी कहता है, मेरे फादर तो पहले ही उस बेकार सी स्टेज में जा चुके हैं, तो आखिरकार घर के सबसे बड़े बेटे के पास ये सील नहीं होगी तो आखिरकार किसके पास होगी ये? और हमें इस गोल्डन सील के बारे में बताया जाता है, स्वॉर्ड हाउस की गोल्डन सील जो कि लुयोंग परिवार के हेड का एक सीक्रेट रेलिक है, जिसे पास्ट के एम्परर द्वारा गिफ्ट के तौर पर इनको दिया गया था। यह सील सोल अथॉरिटी का सिंबल है और इसकी कमांड एकदम एब्सोल्यूट होती है। और वैसे भी यह तो एक रेयर रेलिक है। और जियोंगा हमारे एमसी से भी कहती है, लेकिन मास्टर आपने इस सील का यूज मेरी जैसी एक मेड के कपड़ों के लिए क्यों किया? एमसी भी कहता है, हाँ मैं तो काफी लंबे टाइम से ऐसी बेकार की चीजों पर इसका यूज करता आ रहा हूँ। चाहे वे किताबें ही क्यों ना हो, चाहे पेपर हो, चाहे ब्रश खरीदना ही क्यों ना हो, अगर मैं इसका यूज नहीं करता हूँ तो कोई मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर पाता। जिसकी बात को सुनकर वह मेड भी चौंक जाती है। वह मन में सोचती है, क्या यह ऐसी चीजों पर इसका यूज करता है? जहाँ पर कुछ टाइम बाद एक इनर हाउस की स्टीवर्ड वू हायोन वहाँ पर काफी सारी दासियों के साथ पहुँच जाती है, जो की कहती है, ये स्टीवर्ड आपको ग्रेट करती है यंग मास्टर, हम उन सारी चीजों को लेकर आ चुके हैं जिनका आपने रिक्वेस्ट की थी। एमसी भी उसे चढ़ाते हुए कहता है, वैसे ये सारे लोगों के लिए काफी अच्छा हो, ताकि अगर आप शुरुआत से ही मेरे साथ इसी तरीके से कोऑपरेट करते। जिसकी बात को सुनकर वह स्टीवर्ड भी बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, ठीक है तो यंग मास्टर अब हम चलते हैं यहाँ से। और सारे सामान को वहाँ पर रख कर वह अपनी दासियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। इतने सारे सामान को देखकर वह जियोंगा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह कहती है, मास्टर यह सारी चीजें मेरा जैसा स्टेटस है, मेरे जैसे पर्सन के लिए तो फिट नहीं रहेंगी।
और हमारा एमसी कहता है तुम यहाँ वोंगैक पवेलियन में आई हो और मैंने भी अपनी चालों को चलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कई ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसकी बात को सुनकर वह भी कहती है ठीक है यंग मास्टर। फिर हमें कुछ टाइम बाद कुछ सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है लुयोंग कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर है और यह उत्तरी इनलैंड लॉजिस्टिक नेटवर्क का एक स्कोर भी कहा जाता है। यहाँ के आसपास येलो रिवर ग्रैंड कैनाल है जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मिलियंस में पहुंच चुकी है। तभी कुछ बंदे एक लड़की को देखकर वहाँ कहते हैं देखो तो उस तरफ, वाह वह लड़की कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल। और ये सारी बातें वे हमारे जियोंगा को देखकर कह रहे होते हैं। तो दूसरा बंदा उसे समझाते हुए कहता है अरे वहाँ पॉइंट आउट करना है तो ध्यान से पॉइंट आउट करो क्योंकि वहाँ पर एक गार्ड भी है। और क्या तुम्हें उसके कपड़ों पर वह सिंबल नहीं दिखाई दे रहा? वह गार्ड लुयोंग स्वॉर्ड हाउस से है। वह गार्ड भी अपने मन में कहता है सोचा जाए तो यह कमीना अपने स्कॉट वाले गार्ड्स को छोड़कर यहाँ इधर उधर वैसे ही घूम रहा है। मैंने स्वॉर्ड हाउस के लिए इतना सारी चीजों को किया लेकिन अब वे मुझे एक स्कॉट बॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये तो बेकार है। तभी हमारा एमसी कहता है वेल मेरे पास एक अलग काम है जिसे मुझे पूरा करना है तो मैं तुम्हें बाद में आकर ज्वाइन कर लूंगा। वह गार्ड भी चौंक जाता है। वह कहता है तुम क्या कह रहे हो? अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम मुझे यानी कि अपने स्कॉट को पीछे छोड़कर जाने वाले हो। एमसी भी कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ और पीछे से मैं जब यहाँ ना रहूँ तो तुम जोंगा का ध्यान रखना। गार्ड भी कहता है आखिरकार तो आप कैसी पागलपंती भरी बातों कर रहे हो। लेकिन अगले ही पर हमारा एमसी उसके सामने से गायब हो जाता है। वह भी कहता है आखिरकार वह कहाँ चला गया? और वह गार्ड भी उसके पीछे जाने लगता है। वह कहता है डैम इट, वह क्या कह रहा था? मुझे एक मेड को सर्व करना है, मुझे माफ करना लेकिन जियोंगा आप अपना ध्यान खुद से रख लेना, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जियोंगा भी कहती है ठीक है मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगी, आप एटलास टैग मास्टर के पीछे जाइए, मैं उन्हें चोटिल होता हुआ इमेजिन भी नहीं कर सकती तो आप जा सकते हो। गार्ड भी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है डैम इट वह सच में काफी ज्यादा ही तेज है, ठीक है तो मैं एटलास टैग मास्टर के पीछे जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। वह एक जगह पर रुक कर वहाँ से चारों ओर देखते हुए मन में सोचता है जब मैं उसे स्कॉट कर रहा था तब मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी सर्कुलेट कर रखा था लेकिन वो तो मेरे सामने से अचानक से गायब हो गया, वो भी बिना किसी ट्रेस के। आखिर उस एल्डेस्ट यंग मास्टर की ट्रू आइडेंटिटी क्या है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो सीन हमारा एमसी पर शिफ्ट होता है जो कि एक टूटी फूटी वर्कशॉप सामने आकर रुका होता है। अंदर से कोई दरवाजा खोलता है और कहता है तो आप आ गए मास्टर, ये देखने में थोड़ा गंदा है लेकिन आप अंदर आ सकते हैं। और भाई ये वही पर्सन होता है जिसे हमारे एमसी ने लास्ट चैप्टर में बचाया भी था। तभी वह उसे अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। वह बंदा अपने घर की हालत को देखता है तो वह कहता है क्या वे ब्लैक बोन सेक्ट के बास्टर्ड्स यहाँ पर भी आए थे? डियर डियर क्या तुम कहाँ पर हो, क्या तुम सही हो? तभी उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है और कहती है ओ हस्बैंड क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? वे पूरी फैमिली एक दूसरे से गले मिलने लगती है और रोने लगती है। हमारा एमसी भी खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्से में देखती है और कहती है माय लॉर्ड हम आपके उधार को इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे तो हमें माफ कर दें, इन्हें भी काम करने के लिए इनके हाथ पांवों का सही रहना जरूरी है। उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। वे कहते हैं प्लीज हमारे फादर को छोड़ दीजिए। तभी वह पर्सन उन्हें समझाते हुए कहता है अरे ऐसा मत करो, ये तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है जिसने मुझे बचाया है। जिसकी बात को समझते हुए वह भी कहती है अच्छा ऐसा है, आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। जिनकी ऐसी हरकतों को देखकर हमारा एमसी भी शांत खड़ा होता है। वह बंदा भी कहता है हमारा घर इतना अच्छा नहीं है लेकिन क्या आपको दिक्कत नहीं हो तो क्या आप अंदर चल के हमारे साथ थोड़ा चाय पी सकते हैं? हमारा एमसी भी हाँ कर देता है और अंदर जाने लगता है। तभी वह बंदा हमारे एमसी के लिए चाय करते हुए कहता है ये चाय की पत्तियां थोड़ी सी चीप है लेकिन फिर भी ये आपके टेस्ट को नहीं बिगाड़ेंगी। एमसी भी चाय पीते हुए कहता है यह चाय तो अच्छी है, वैसे इसकी अरोमा भी काफी अच्छा है। तभी वह बंदा कहता है माय लॉर्ड मुझे नहीं पता आखिरकार हम आपके इस उधार को कैसे चुकाएंगे। एमसी भी कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने इस काम को करते टाइम मैंने कभी भी इसके बदले में कुछ मांगने का नहीं सोचा था। एनीवे मैंने सुना था कि ब्लैक बोन सेक्ट तुमको काफी सताता है और तुम्हारी इस जगह को भी तोड़ डाला था उन्होंने। वह भी बताता है हाँ माय लॉर्ड वे जो लोग आपको मिले थे वो सारे ही लोग ब्लैक बोन सेक्ट से जुड़े हुए थे। ब्लैक बोन सेक्ट अंडरवर्ल्ड का एक ग्रुप है जिसे ग्युमजू और उसकी बेटी ग्युमजिल दोनों ही लीड करते हैं। वे दूसरे लोगों से गैम्बलिंग करवा कर दूसरे लोगों पर कर्ज को बढ़ाते जाते हैं और यह एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एमसी भी कहता है आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ गैम्बलिंग डैन में जाने की? वह बंदा भी कहता है क्योंकि प्राइवेट लेवल पर इंटरेस्ट रेट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है लॉ द्वारा और वे लोग भी जबरदस्ती हमसे गैम्बलिंग करवाते हैं और फिर हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं जिससे हमारा कर्जा भी बढ़ता जाता है। एमसी भी मन में सोचता है यह इंटरेस्ट लिमिट करने वाला लॉ यह तो मैंने और मेरे फादर ने गवर्नमेंट ऑफिस में नेगोशिएट करने के बाद ऑथराइज करवाया था
क्या आपको ग्युमजिल और ग्युमजू के बारे में कुछ और भी ज्यादा पता है? वह बंदा भी कहता है, आखिरकार हमारे जैसे लोग इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं कुछ? एमसी भी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। आपकी चाय काफी अच्छी थी तो मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ। वह बंदा भी पीछे से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो? आप हमें अपना नाम तो बता दीजिए ताकि हम बाद में चलकर आपको रिपे कर देंगे। एमसी भी कहता है, नहीं, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बंदे की पत्नी भी कहती है, कृपया थोड़ी देर के लिए तो रुके माय लॉर्ड। हम कितने ही अपेक्षाकृत क्यों ना हो, फिर भी हम इतने बेशरम तो नहीं है कि अपने उधार को कभी ना चुकाएं। तभी हमारे एमसी की नजर वहीं कोने में पड़े कुछ मार्क्स पर जाती है जहाँ पर एक अजीब सा मार्क्स पड़ा होता है। हमारा एमसी भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है और उसे हाथ में उठाते हुए कहता है, तो इसके बदले में मैं इसे लेता हूँ। मैं इसे ले जा रहा हूँ, इसी से ये समझ जाना कि हमारा जितना भी उधार था वह सेटल हो चुका है। वह बंदा उस मास्क को देखने के बाद कहता, यह मास्क, सच कहूँ तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। जैसा कि आप देख सकते हो, ना तो इसमें आंखों के लिए कोई छेद है और ना ही नाक के लिए कोई छेद है, और इसके ऊपर की फिनिशिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। और यह एक ऐसी चीज है जिसे मेरे फादर ने मरते टाइम बनाया था। मुझे तो सुनने में भी यह भी आया है कि यह एक अनलकी चीज है, इसलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। एमसी भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम्हारे फादर ने इसे क्यों बनाया होगा? वह बंदा भी कहता है, वह तो एक पागल पर्सन था, तो मुझे क्या पता उसने क्या सोचा होगा। एमसी भी उससे पूछता है, जब तुम्हारे फादर पागल हुए थे उससे पहले क्या उनके साथ कुछ हुआ था? वह बंदा भी इस बात को सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या, क्यों? सही बताऊं तो मेरा एक बड़ा भाई था जो कि मुझसे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन एक दिन उस पर गलत आरोप लगाकर उसे गवर्नमेंट की जेल में कैद कर दिया गया। उस टाइम पर मेरे फादर के कनेक्शंस लुयोंग के एक इंस्पेक्टर के साथ थे, तो वे उनके पास गए थे उन बात करने के लिए। उन्होंने बात करने पर पाया कि उन्हें उनको काफी बड़ी घूस देनी होगी, जिस वजह से ही वे उसके बेटे को छोड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक काफी बड़ा यामा उधार लिया, वो भी ब्लैक बोन सेक्ट से। लेकिन इस सब के बाद भी हमें हमारे भाई की एक डेड बॉडी मिली। मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि उस इंस्पेक्टर ने खुद ही मेरे भाई को मरवाया था, लेकिन बाद में पता चला कि स्टोरी और भी ज्यादा कुछ है। सुनने में ऐसा आया कि कुछ हाई ऑफिशियल्स ने अपनी काफी महंगी महंगी चीजों को शर्त पर लगाया था, और उनमें से एक ने मेरे फादर के लिए अपनी एक वैल्यूएबल चीज को सबमिट किया था। लेकिन उनमें से जो एक हार गया था वह सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से वह डायरेक्टली मेरे फादर को पनिश तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मेरे भाई को दोषी करार करके उसे जेल में बंद करवा दिया। उस दिन के बाद से मेरे फादर रोज गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाते और प्रोटेस्ट करते, लेकिन वहाँ पर भी लोग उन्हें धक्के मारकर भगा देते थे। यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने भी मेरे फादर पर बड़े अधिकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था, और यह इंश्योर करने के लिए कि मेरे फादर कभी भी आगे चलकर मास्क ना बना पाए। इस वजह से उन्होंने उनके हाथों को ही क्रश करवा दिया, और काफी बुरी हालत में आए थे वे इस दिन। और उस दिन के बाद से मेरे फादर कभी भी अपनी वर्कशॉप से बाहर नहीं आए। मैंने उनको सिर्फ तब देखा जब वे मर चुके थे। एमसी भी कहता है, जो कि तुमने अभी मुझे बताया है, उस सब को बताने के बाद भी तुम क्या अभी तक नहीं समझे हो आखिरकार इस मास्क के पीछे की असली मीनिंग क्या है? वह बंदा भी पूछता है, प्लीज मास्टर मुझे बताइए आखिरकार इसका क्या मतलब है, मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। एमसी बताता है, हाँ, ये मास्क देखने में काफी अनाड़ीपन से बना हुआ दिखाई देता है। वह ओल्ड मैन सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके मुंह से लार टपक रही थी, और वह काफी दिनों से भूखा भी था। उसके हाथ नहीं थे, जिस वजह से उसने अपने पाँव के अंगूठों के साथ इस मास्क को बनाया था। वह नाइफ जिससे वह उस मास्क को बना रहा था वह काफी बेकार था, जिस वजह से उसके पाँव में भी चोट लग गई, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। यह मास्क उस बंदे की इस दुनिया के खिलाफ नफरत की निशानी है। जिस पल यह मास्क कंप्लीट हुआ वह दिन उसका लास्ट दिन था। उस दिन उसने लास्ट सांस ली थी अपनी, और इस तरीके से एक श्रापित चीज जन्मी। फिर वह हंसता खेलता परिवार मारा जाता है। नहीं भाई रुको, ये कहानी जिस बंदे को हमारे एमसी ने बचाया उसे ही उसके परिवार के साथ मार दिया। कौन सा राइटर है भाई ये? और जस्टिफिकेशन में हमारा एमसी ये कहता है कि उनकी ऐसी प्योर सोल इस दुनिया में नहीं रह सकती, जिस वजह से ये मर ही जाएं तो ही शांति पाएंगे। और एक प्योर डेविल की तरह उनके परिवार को ही देख रहा होता है, और कहता है इनकी फैमिली सिर्फ मौत में ही अपनी शांति पाएगी। आखिर उस आर्टिस्ट ने इस मास्क को बिना होल के साथ क्यों बनाया, मैं अब समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि वह इसमें छेद नहीं कर सकता था आंखों और नाक के लिए, बल्कि उसने ऐसा चुना ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दुनिया खुली आंखों से देखने योग्य है ही नहीं। में लुयोंग की एक गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा अपने हाथ पर टैटू गुदवा रहा होता है। वह टैटू गोदने वाला बंदा भी कहता है, अब तुम फिर से एक और स्कल टैटू अपने हाथ पर बनवा रहे हो। आखिरकार वह कौन अनलकी कमीना है जिसे अब तुमने खत्म किया है?
हाँ, मैंने एक स्कल टैटू तो बना दिया है, क्या तुम्हें और भी बनवाने हैं? वह तगड़ा बंदा भी कहता है, नहीं। इस काम को यहीं पर रोक दो और शॉपकीपर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। अगले ही पल छत तोड़कर कोई बंदा अंदर आता है और ये काफी सारे किलर्स होते हैं। और उनको आता हुआ देख वह बंदा भी कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जहाँ पर वह किलर अटैक तो करता है, लेकिन वह बंदा भी तैयार होता है अटैक को झेलने के लिए। काउंटर अटैक में करता है काफी खतरनाक पंच अटैक, जिससे तो उसके दांत भी बाहर निकल आते हैं। तभी उसके पीछे से एक और बंदा आता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वह तगड़ा बंदा उसके गले को पकड़कर वहीं जमीन पर देकर मारता है। तभी तीसरे को मारता है काफी खतरनाक सी लात। तभी एक और बंदा भागता हुआ आ रहा होता है, पीछे से अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है, जिसे सेंस करते के साथ ही मारता है उसकी रिब्स पर काफी खतरनाक सा पंच अटैक। देखते ही देखते उसने सारे ही बंदों को ढेर कर दिया होता है। वह बंदा भी हंसते हुए कहता है, तुम अपने प्रेजेंस को तो छुपा सकते हो लेकिन अपने किलिंग इंटेंट को नहीं छुपा सकते। यही असली डिफरेंस होता है एक मार्शल आर्टिस्ट और एक नॉर्मल पर्सन में। हे शॉपकीपर, जल्दी से आओ और मेरे लिए 4 और टैटू बनाओ। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है जो कि कहता है, ओह माई, मेरे छोटे भाई ने एक और अच्छा काम कर दिखाया है यहाँ पर। उसका छोटा भाई भी कहता है, ओह तुम यहाँ पर हो बड़े भाई, जब आप चले गए थे तो मुझे भी थोड़ा मजा करना था, इस वजह से मैंने ये काम कर दिया। उसका भाई भी कहता है, हाँ चलिए तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे लड़कों के साथ कोई दंगा हो रहा है। तगड़ा बंदा भी कहता है, अब ये क्या चल रहा है? उसका बड़ा भाई बताता है, क्या तुम्हें वह बंदा याद है जिसके पीछे हमने 3 लड़कों को भेजा था? मैंने सुना है कि उसकी दुकान को अभी भी कोई चला रहा है। छोटा भाई भी पूछता है, क्या यह वही बंदा हो सकता है दोबारा से? उसका बड़ा भाई मना करते हुए कहता है, नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे लड़कों ने एक्सीडेंटली उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और जो बंदा उसकी दुकान को चला रहा है वह कोई फीके चेहरे वाला बंदा है, शायद से कोई स्कॉलर होगा। स्कॉलर की बात सुनकर वह छोटा भाई भी कहता, क्या एक स्कॉलर? आखिर वह किस तरीके का कमीना है जो कि हमारे मास्टर ग्युमजिल के द्वारा सीज की गई शॉप को अपने आप चला रहा है? फिर वे दोनों भाई उसी शॉप की तरफ जाने लगते हैं। तभी बड़ा भाई कहता है, हम पहुंच गए भाई। छोटा भाई भी पूछता है, क्या यह वही है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? उसका बड़ा भाई भी कहता है, इसे मैंने भी पहली बार देखा है, देखने में ये काफी जवान लग रहा है। क्या यह उस बंदे का डिसाइपल हो सकता है जो कि हमारा एमसी होता है, मास्क लगाकर बैठा होता है और मूर्ति बना रहा होता है? छोटा भाई कहता है, तो चलो हम खुद से जाकर उससे पूछ लेते हैं। हे, आखिरकार वह मास्क आर्टिस्ट कहाँ गया? हमारा एमसी भी अपने चेहरे को ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर तो वह भी एक पल के लिए डर जाता है, पर मन में सोचता है, क्या एक बेकार के मास्क को देखकर मैं इतना घबरा गया? ये तो थोड़ा असूब सा लग रहा है। और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे लड़के, तुमसे जो बड़े कह रहे हैं क्या तुम उनको नहीं सुनते? कितने ही बेकार हो तुम। तभी हमारा एमसी अपनी उस मूर्ति को वहीं पर रखकर अपने मास्क को हल्का सा ऊपर करके कहता है, तुम गुआनियन के चेहरे को जानते हो? उन्होंने उसके चेहरे को सही से देखा नहीं होता है, जिससे वह भी नहीं उसके चेहरे को नहीं देख पाते और कहते हैं, हाँ गुआनियन? आखिर ये अब किस तरह की बात कर रहा है? तो फिर मैं तुम जैसे लोगों के साथ कैसे बुद्धिस्ट बात को डिस्कस कर सकता हूँ? और फिर वह ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। छोटा भाई भी कहता है, हम इस कमीने को पीट देना चाहिए, यह कमीना हमारे एक पंच का भी नहीं है। और वे लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी वह बंदा आसपास काफी सारे मास्क को देखता है और वह बंदा कहता है, लड़कों ने तो कहा था कि उन्होंने उसकी पूरी दुकान को खत्म कर दिया था, पूरी दुकान को तोड़ दिया था, लेकिन ये मास्क, ये तो पूरी तरीके से सही है, यह कोई इविल आर्ट तो नहीं। उसका बड़ा भाई भी कहता है, हाँ देखने में तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्या वह बच्चा इसी तरफ गया था? वह जैसे गेट को ओपन करता है, अंदर देखता है काफी घना अंधेरा और उसके नीचे से काफी सारे हाथ उसे पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं, जिनको देखकर तो वह भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी एक हाथ आगे बढ़कर उस बंदे को गले से पकड़ लेता है। वह काफी ट्राई करता है अपने गले को छुड़ाने के लिए, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता और अंदर खींच लिया जाता है। तभी छोटा भाई वहाँ पर आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी उसके पैर को भी कोई हाथ पकड़ लेता है और उसे भी खींचा जा रहा होता है। वह भी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे घसीटा जा रहा होता है काफी बुरी तरीके से। वह भी कहता है, बचाओ बचाओ। एट दी एंड वहाँ पर सिर्फ उसकी चीखें ही रह जाती हैं। वह नजारा काफी ज्यादा ही डेवलस सा होता है और वहाँ से काफी ज्यादा ही डार्क ऑरा निकलने लगता है। वहाँ पर आके मार्क्स भी हंसने लगते हैं। तभी सीन हमारे एमसी पे शिफ्ट होता है, जो कहीं दूर बैठा होता है और वह एक मूर्ति बना रहा होता है। वह कहता है, मैं इसे फिगर आउट नहीं कर सकता, क्या सिर्फ एक शेप को ही नकल कर देना यह सही रहेगा? जिस बुद्धा को मैं जानता हूँ, आखिरकार उसका असली चेहरा कैसा होगा? चलो यह पूरा हुआ, जहाँ पर उसने उस मूर्ति पर भी अपने मास्क जैसा चेहरा बना दिया होता है और लास्ट में कहता है, शांति से आराम करना। ब्लैक बॉन सेक्ट और ग्यमजू, तुम जितना भी छटपटाना चाहते हो तब तक के लिए उतना छटपटा सकते हो, क्योंकि जल्द ही मैं तुम सभी को क्रश करके रख दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें हियोन वुल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बैठी एक लड़की जो कि जियोंगा की बहन भी है और एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर भी है, वह कहती है, जैसा कि तुम्हें पता ही है आजकल यह लुयोंग स्वॉर्ड हाउस पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्योस में चल रहा है
उस हाउस के जितने भी सक्सेसर हैं उनकी पावर काफी तेजी से बढ़ी है और जो पिछले पैट्रियार्क थे उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा ही कम हो चुका है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यह उनका अंत है और कई ऐसे र्यूमर्स भी बाहर आ रहे हैं कि पैट्रियार्क को भी पॉइजन दिया गया था। जोंगा भी हंसते हुए कहती है, "हाँ, ये तो सब नॉनसेंस है और वैसे भी यह कोई ऐसी बातचीत नहीं है जिसे दो बहनों को इतने लंबे टाइम बाद मिलने के बाद करना चाहिए।" उसकी बहन भी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लगता है तुमने अपने यंग मास्टर का इंटरेस्ट अभी तक गेन नहीं किया है। जोंगा भी उसकी सारी बातों को समझते हुए मन में सोचती है, हाँ, ये सिर्फ मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है ताकि वह मुझसे इस स्वॉर्ड हाउस की कोई बड़ी जानकारी निकलवा सके। और उससे कहती भी है, मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारी इन छोटे मोटे प्रोवोक करने पर सारी जानकारी को ऐसे ही उगल दूंगी। और वैसे भी यह जो तुम पूछना चाहती हो वह उनके ट्रस्ट के बारे में नहीं है ना? हाँ, वैसे भी हेवन के नीचे लुयोंग स्वॉर्ड हाउस सबसे बड़ा हाउस है इस पूरे कॉन्टिनेंट का, लेकिन इस टाइम पर वह काफी तगड़े केओस में चल रहा है और इसका मेन रीजन है वह एल्डेस्ट यंग मास्टर जिन्होंने अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभाया। तभी हमारी जोंगा भी कहती है, आखिरकार सबसे बड़े यंग मास्टर तो सबसे बड़े यंग मास्टर ही है ना, और आफ्टर ऑल मेरे यंग मास्टर अभी पूरी तरीके से फैमिली हेड नहीं बने हैं, जिस वजह से उन्हें फैमिली हेड की पोजीशन को रखते हुए उनकी ड्यूटीज को निभाने की क्या जरूरत है, उन्हें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्या जरूरत है आखिरकार। उसकी बहन भी इरिटेट होते हुए कहती है, क्या है सब इसलिए नहीं है क्योंकि वह अभी तक पैट्रियार्क नहीं बन पाया है, उसे तो अब तक बन जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में वह हमारे एमसी को यूजलेस कहने की ट्राई कर रही होती है, जिसकी बातों को सुनकर जियोंगा भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वह अपनी बात को कंटिन्यू करते कहती है, जब मैंने सुना कि तुम्हारे काम करने की जगह को बदल कर एल्डेस्ट यंग मास्टर का वेमगोक पवेलियन में तुम्हें भेज दिया गया है तो मैं थोड़ी बहुत चौंक गई थी। उसके मुंह से इस जानकारी को सुनने के बाद जोंगा भी चौंक जाती है, मन में सोचती है क्या यह कल के बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसे बाकी के यंग मास्टर की भी जानकारी होगी, यहाँ तक कि इसे तो मेरे इन्फॉर्मेशन का भी एक्सेस है। और उसकी बहन आगे कहती है, मुझे नहीं पता है आखिरकार तुमने कौन सी कैलकुलेशन करी है जिस वजह से तुमने अपने आप को उस सबसे बड़े यंग मास्टर को सौंप दिया है, और मुझे यह भी बताया कि तुम मुझको इन चीजों के बारे में नहीं बताने वाली, लेकिन आखिरकार तुम सभी को छोड़कर उस एग्जैक्टली स्वॉर्डलेस के पास ही क्यों गई थी? मतलब कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अपने यंग मास्टर को स्वॉर्डलेस कहता हुआ देखकर तो जोंगा भी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, उस टाइटल के साथ मेरे मास्टर को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बहन भी उसके गुस्से को समझ जाती है और अपने आप माफी मांगने लगती है और आगे कहती है, क्योंकि मैं एक इंफॉर्मेशन को ट्रेड करने वाला काम करती हूँ, जिस वजह से मुझे इतना तो पता है कि सबसे बड़े यंग मास्टर कोई मामूली पर्सन नहीं है। हालांकि 10 साल हो चुके हैं जब से ग्रैंड पैट्रियार्क सर्कुलेशन में गए हैं। इस पूरे टाइम के दौरान सबसे बड़े यंग मास्टर के जितने भी राइवल्स हैं उन्होंने काफी बड़ा इन्फ्लुएंस गेन कर लिया है उनके खिलाफ में, तो आखिरकार वे अब क्या ही कर पाएंगे। जोंगा भी कहती है, जब टाइम आएगा तो तुम अपने आप ही इस चीज को देख पाओगी, लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करती है और बगल के मुड़कर देखती है जहाँ पर कोई दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आता है। वे काफी सारे अटैकर्स होते हैं जो कि कहते हैं, ह्यूनविल पवेलियन के मास्टर को कैप्चर करो। उनकी ड्रेस को देखते हुए सिस्टर को भी पता चल जाता है कि ये तो ब्लैक बोन सेट के आदमी हैं। जिस बात को सुनने के साथ तो वह भी चौंक जाती है और जोंगा मन में सोचती है, ब्लैक बोन सेट आखिरकार सभी में से ये ही क्यों होने थे? ये दिन के उजाले में एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन ग्रुप पर अटैक कर रहे हैं जिसे काफी सारे फैक्शंस द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था। यह तो एकदम सुसाइड की तरह है। तभी एक बंदा जोंगा के बगल से निकलते हुए सीधा उसी की सिस्टर के पास बढ़ने लगता है और कहता है, यह तो मैंने जितना सोचा था उससे भी काफी ज्यादा प्रेटियर है, तो हमारे साथ जल्दी से चलो तुम। उसका हाथ एकदम उसकी सिस्टर के सामने पहुंच चुका होता है और भाई साहब पकड़ने ही वाला होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है हमें